हमारा तालीमी निज़ाम, क्योंकि अब मैं ख़ुद भी तदरीस से वाबस्ता हूँ काफ़ी अरसे से, तो वो ये कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है ना बड़ा स्टीरियोटाइप है। दुनिया की कोई भी जगह, लंदन है, ठीक है ना, बर्लिन है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, ऐसे मतलब इंडिया के में भी हैं, जितने भी आप शहरों के नाम ले लीजिए, ये सारे शहर कराची से उम्र में बड़े हैं। और 1947 जब पाकिस्तान बना है तो 47 में कराची की 51% आबादी नॉन मुस्लिम थी। हिस्ट्री तो दुनिया में किसी भी मुल्क में सच्ची नहीं पढ़ाई जाती, और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग उसकी मिसालें देते हैं। वो नहीं बताते कि जिन्होंने जब चाइना और इंडिया पे कब्जा किया और जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे, तो तब उन्होंने क्या कुछ किया। सही, ढाका और बंगाल पहला सूबा था हिंदुस्तान का कि जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी। आइडियोलॉजी के हवाले से जिन्ना साहब को क्या हम पढ़ा सकते हैं कि जिन्ना साहब क्या सकते हैं? आइडियोलॉजी पढ़ाए बगैर आप किस तरह से फिर पाकिस्तान की बुनियादें बनाएंगे? हिंदू इंडिया एंड मुस्लिम इंडिया मस्ट बी सेपरेटेड। उस रियासत के अंदर मुसलमानों को बराबरी के हुकूक नहीं मिल रहे थे, तभी तो आज़ाद रियासत बनाई गई थी कि हमें बराबरी के हुकूक, अब हम खुद अपने आप को हक देंगे। लोग कहते हैं पाकिस्तान की आज़ादी हुई, मैं कहता हूँ नहीं, पाकिस्तान की तख्लीक हुई। ये बात कैटेगोरिकली गलत है कि फ्रांस में इंकलाब आया और फ्रांस बदल गई, क्योंकि लोगों ने हकीकत को जान भी लिया। हमारे बहुत ही डिबेट रही ना कि भाई हकीकत जान लेंगे तो शायद मुल्क में कोई तब्दीली आ जाएगी, इनकलाब आ जाएगा। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या हकीकत जानने के बाद कुछ तब्दीली आ सकती है, या फिर उसका सिर्फ जान लिया उसके बाद क्या कर लेंगे, कुछ ही नहीं कर सकते? तो हमारे माशरे में जब तक वोटर सपोर्टर को शऊर नहीं आएगा, जब तक ये पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट। आज मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे जो मेहमान हैं वो उनके साथ एक ताल्लुक़ कराची यूनिवर्सिटी की वजह से था, और उनको हम कराची यूनिवर्सिटी में देखते थे, बहुत एक्टिव थे, और उनको जब भी देखते थे उनसे कोशिश करते थे कि बात कर सकें, लेकिन यूनिवर्सिटी में शायद बात करने के इतने मौके मौजूद नहीं थे। आज उनसे बड़ी मुश्किल से टाइम लेने में कामयाब हुआ हूँ। मैं जामिया कराची का डिपार्टमेंट है हिस्ट्री का और जर्नल हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर मुईज़ आज हमारे मेहमान के तौर पे मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से मुख्तलिफ़ एड्स में भी आप इनको देख चुके हैं, टॉक शोज़ के अंदर इनको आप देख चुके हैं, और आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत से हैं आप? खैरियत से। तो डॉक्टर मुईज़ जो हैं वो हैं कौन बुनियादी तौर पे? लोग कहीं देख रहे होते हैं कि वो ऐड में आ रहे हैं डॉक्टर मुईज़, कभी मॉर्निंग शो में आ रहे हैं, कभी जो है वो IBA की तरफ जा रहे हैं, कभी कराची यूनिवर्सिटी में है। डॉक्टर मुईज़ हैं क्या? मतलब अगर कोई पूछना चाहे, जानना चाहे, तो डॉक्टर मुईज़ हैं क्या? भाई छोटी सी ज़िंदगी है, जितना कुछ कर सकते हैं आप करें, दोबारा तो मिलेगा नहीं मौका। सही। और जो चीज़ें भी हम एक्टिविटी करते हैं वो हम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करें, जो उस वक्त भी जो काम कर रहे होते हैं। और मेजर तो चीज़ हमारी ज़ाहिर है एक तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से। आज ही की बात बताऊं मैं आपको, आज मैंने कोई बड़े नए पहलू पढ़े हैं तारीख़ के अपने उन्हीं टॉपिक्स के अंदर, जो कि बहुत ही मतलब है कि नॉर्मल टॉपिक्स हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, क्योंकि तारीख़ एक इतना वसी सब्जेक्ट है। सही। कोई मेरे ख्याल से क्लेम नहीं कर सकता कि वो तारीख़ का उस्ताद हो गया है, क्योंकि उस्ताद तो खैर एक बहुत बड़ा दर्जा है, तो हम तालिब इल्म हैं। और बस फ़र्क ये होता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि मेरे और आप में फ़र्क ये है कि आपने अभी तालिब इल्मी शुरू की है, मेरी तालिब इल्मी को 20-24 साल हो गए। सही। और ये है, और बस एंजॉय करते हैं ज़िंदगी को। हिस्ट्री का शौक़ मतलब सर था, या मतलब कोई हादसाती तौर पर इधर आना हुआ था, या मतलब था कि नहीं यार तारीख़ जाननी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर शायद ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते? नहीं, ये एक बड़ा छोटे छोटे से चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी पे बाज़ वक़्त बहुत बड़ी छाप छोड़ देती हैं। सही। मुझे आज तक याद है, मेरे ख़्याल से महीना मुझे नहीं याद, लेकिन 1988 के अंदर मेरे वालिद ने हमारे यहाँ घर पे उन्होंने सब्सक्रिप्शन लगाई थी, ज़ाहिर अपने लिए लगवाई थी। उस वक्त वो पढ़ते थे नेशनल ज्योग्राफिक की। अच्छा। नेशनल ज्योग्राफिक मैगज़ीन आता था, अब तो TV चैनल आता 24 घंटे। तो नेशनल ज्योग्राफिक मैगज़ीन आता था, और उसके अंदर जो नेशनल ज्योग्राफिक मैगज़ीन के अंदर मज़ामीन होते ही इसी तरह के थे। मसलन उसके अंदर तारीख़ के होते थे, उसके अंदर आर्कियोलॉजी के होते थे, उसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी के मज़ामीन होते थे जो कि रिसर्च बेस्ड होते थे, और जानवरों के ऊपर होती थी, वाइल्ड लाइफ के ऊपर।
तो ये मैं जब वो आता था तो मैं हर महीने इंतज़ार करता था कि वो महीने में एक आता है, साल के 12, तो वो सब्सक्रिप्शन हमारे अबू ने लगवाई हुई थी 1988 में। अच्छा। और अभी मैं कुछ घर के अंदर कुछ किताबें देख रहा था तो मुझे अब्बू की वो पुरानी वाली रसीदें मिली हैं 1980s की। मेरे पास इत्तेफाक से सारे के सारे 1988 से लेकर अब तक जितने भी हमने जितनी भी साल सब्सक्रिप्शन सारे के सारे मेरे पास नेचुरल ग्राफिक के तकरीबन कोई 250-300 अच्छा हाँ वो रखे हुए हैं, क्या नाम है, मैगजीन्स के वो इश्यूज़ रखे हुए हैं, और जो बीच में मुझसे मिस हो गए थे वो हमने बाद में ख़रीद भी लिए मार्केट में। तो ये उससे वहाँ से जो है ना मेरा एक तारीख की तरफ रुझान डेवलप हुआ था। और जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर तो तारीख़ के शोबे में कोई भी जाना नहीं चाहता, ना किसी का एम्बिशन होता है। जब भी आप अपने बचपन में, अगर आप भी अपने बचपन में झांकें तो आपकी अम्मा भी आपको शायद इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहती होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में जिस ज़माने में मेरा बचपन था तो उस ज़माने में सिर्फ 2 चीज़ें होती थी, इंजीनियर या डॉक्टर। सही। शायद आपके ज़माने तक एक चीज़ और ऐड हो गई थी, कंप्यूटर साइंस और MBA हो गया था। जी हाँ, बिल्कुल MBA और कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मेरे बचपन में कंप्यूटर साइंस की फील्ड थी नहीं। सही। और मैनेजमेंट साइंसेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त। सही। तो 80s के जो बच्चे थे तो हमें तो ये सिखाया जाता था या तो इंजीनियर, मैंने कहा मेरी अम्मा मुझे इंजीनियर बनाना चाहती थी। सही। वो जाहिर है ये 2 चीज़ें होती थी जिसके अंदर एक कामयाब ज़िंदगी गुजारेगा आदमी। लेकिन जाहिर है पहलू ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी सोसाइटी जो तकरीबन क्लोज सोसाइटी थी उस ज़माने में, अब तो खैर बहुत वास्ट हो गई है तो लोगों को इतना इल्म नहीं था। बाकी ये कि जब पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, चीज़ों की तरफ आगे निकले, मास्टर्स में फिर एडमिशन हुआ हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर 2000 में से पूरे 23 साल पहले। तो वहाँ से फिर जो है ज़िंदगी इस डगर पे चल पड़ी। सही। मास्टर्स करने के बाद फिर टीचर्स वहाँ पे मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर PhD, फिर ये सब चीज़ें। और उस शौक़ के अंदर अचल वही वाली बात है कि हिस्ट्री एक मजमून ऐसा है मेरे लिए ख़ास पर, मैं उसके अंदर काम करते हुए, पढ़ते हुए, नोट्स लेते हुए, उसके बारे में बात करते हुए, क्लास लेते हुए, मुझे कभी भी आज तक थकन नहीं हुई। सही। तो मैं बच्चे मुझसे पूछते हैं ज़ाहिर है इस एज में आने के बाद कि सर कौन सा कैरियर लेना चाहिए, कैरियर चॉइस क्या हो। तो कैरियर चॉइस की सिर्फ एक डेफिनेशन है, सादी सी। ये सारी बातें सेकेंडरी हैं कि स्कोप किसका है, पैसा किस में है, बाहर जाने के मौके किस में, ये सारी बातें सेकेंडरी हैं। पहली चीज़ ये है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, और आपका इंटरेस्ट जांचने का बहुत सिंपल सा फार्मूला जो मैंने अपने लिए सोचा और फिर मैं बच्चों को बताता हूँ, वो ये है कि जिस काम को करते हुए आप घड़ी ना देखें। सही। कि यार ओहो 1 घंटा हो गया यार बस थक गए, वो नहीं। जब लोग आपको बोलें कि भाई खाना खा लो, देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, दोपहर के खाने का टाइम निकल गया, ओहो अच्छा पता ही नहीं चला। जिस काम में आपने ये वाला इंटरेस्ट आपका है, बस आप वो काम करें, वो काम शुरू कर दें। बाकी नौकरी, कामयाबी, पैसा, ये सब आपके पीछे आएगा अगर आपने ये डिस्कवर कर लिया कि आप किस चीज़ के अंदर आपको पता चलता, आप जब इसमें आप गुम जाते हैं, डूब जाते हैं। सही। ये अगर आपको पता चल गया तो ये अल्लाह की तरफ से वही भी बहुत बड़ी नेमत है कि आपको पता चल जाए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। डॉक्टर मुईज़ कैसे स्टूडेंट थे? ब्रिलियंट थे या मतलब एवरेज लेवल थे? क्योंकि हाँ, एक ये इल्ज़ाम भी लगता है सोशल साइंसेज वालों पे बहुत ज़्यादा कि ये तो ना पढ़ने वाले लोग होते हैं, इनका कहीं एडमिशन वगैरह हो नहीं रहा होता है तो धक्का मिलकर कहीं यूनिवर्सिटी पहुँचना होता है तो सोशल साइंसेज में आ जाते थे, ऐसा कुछ था या नहीं? ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैं स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट अच्छा नहीं था। सही। स्टूडेंट अच्छा से मुराद ये है कि नंबर हमारे अच्छे नहीं आते थे और वो स्कूल के ज़माने से नहीं थे अच्छे, और उसकी वजह शायद ये थी कि कंसंट्रेशन नहीं थी हमारी किसी में, क्योंकि वो जो कुछ बच्चे होते हैं ना जो कि उनका पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में ध्यान लगता है, तो हमारा भी वही दिमाग था कि पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में खेल कूद, भागना दौड़ना। उस ज़माने में, हमारे ज़माने में तो जाहिर है ये गैजेट्स वगैरह नहीं होते थे, ना फिल्में, ना टीवी भी उस ज़माने में वो आता था, शाम को 4 बजे आता था और 5 मिनट का कार्टून आता था, तो वो वाला दौर था हमारा बचपन का। तो बस ये होता था कि किसी तरह से बाहर चले जाएं, क्रिकेट खेल लें, दोस्तों के साथ रह लें, टाइम गुजार लें, तो वो। और फिर शाम के अंदर हम लोग जो है वो रात को क्या नाम है, ड्रामे के बाद जब खबरनामा आता था तो खबरनामा अम्मा अब्बा देखते थे, बाकी हम सारे लड़के निकल के उस ज़माने के अंदर जो छुपन छुपाई खेल लेते थे, वो खेलते थे। बस ये हमारी तफरी होती थी, सारे बच्चे उसमें लग जाते थे। तो ये थी उसमें सारी तवज्जो। पढ़ाई के मामले में काफ़ी कमज़ोर थे शुरू से, लेकिन
इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है वो ये कि हमारा तालीमी निज़ाम, क्योंकि अब मैं ख़ुद भी तदरीस से वाबस्ता हूँ काफ़ी अरसे से, तो वो ये कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है ना बड़ा स्टीरियोटाइप है, जो कि मार्क्स बेस्ड है, और मार्क्स बेस्ड के अंदर एक आपने चीज़ जो है वो पढ़ानी है, रटवानी है, और उसी के नंबर लाने हैं। जैसे मैट्रिक इंटर का जो तरीक़ेकार है हमारा, तो वो जाहिर है बहुत सारे बच्चे उसके अंदर नहीं चल पाते। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बच्चे ज़हनी तौर पे कमज़ोर हैं, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और मैं मतलब अब जो है मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ये जो आपने सवाल किया ना, ये मैं करता हूँ। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो पढ़ाते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसे स्टूडेंट रहूँगा, क्योंकि मुझे अब क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत है तारीख में, तो मुझे सारी डेट्स वगैरह पता है, याद है, मैं बगैर देखे मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ। तो बच्चे बोलते हैं कि सर आप यकीनन बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, ये आपकी गलतफहमी है, मैं इससे अच्छा स्टूडेंट नहीं था। और मैं बच्चों को समझाता यही हूँ कि देखें, इस बात से ये बात तय नहीं होती कि आपके नंबर कितने आ रहे थे स्कूल में और आपका आगे कैरियर के आगे क्या होगा। सही। तो आप अपना एक जो चीज़ है वो अगर आपको फाइंड आउट हो जाए। मेरा इंटरेस्ट जब मुझे मिल गया तो उसके बाद से लोगों को यकीन ही नहीं आया कि भाई ये इस तरह के स्टूडेंट थे या उस तरह के स्टूडेंट थे। जिन सब्जेक्ट में मेरा ध्यान नहीं था, जिनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, उन सब्जेक्ट में नंबर बुरे आते थे। सही, सीधी सी बात है। सही। अच्छा सर, आपको मुख्तलिफ़ हवालों से हम देखते भी हैं, जानते भी हैं, और हिस्ट्री पर, तारीख़ पर जो आपका काम है, तो हम तमाम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आपसे जानने की कोशिश करेंगे। कराची के हवाले से जो आपकी एक मोहब्बत है वो हर जगह नज़र आती है। कराची की तारीख़ के ऊपर आपका कुछ काम भी है, उस हवाले से भी आप बहुत कुछ। कराची के ऊपर क्या राय है? अभी एक तो इलेक्शन के दिन भी करीब हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि कराची की पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि तारीख़ पर जिसकी निगाह होती है उसको अंदाज़ा होता है कि अभी मौजूदा हालात में जो कराची में भी गैप है किस तरीके से फिल होगा। MQM नहीं रही है, क्या होगा, क्या मतलब आइंदा मुस्तकबिल कराची की तारीख़ का? मेरा पहले तो बता दूँ कि मेरा PhD कराची पे। जी हाँ, बिल्कुल। तो उस हवाले से, और PhD का जो मेरा टाइटल था वो था हिस्टोरिकल पैटर्न्स ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोस्ट कॉलोनियल कराची। 1945 के बाद, 47 के बाद किस तरह से कराची जी हाँ, 4,35,000 की आबादी से आज कोई 3-3.5 करोड़ से भी ऊपर चला गया, जो एस्टिमेट्स लोग लगाते हैं। तो ये मेरा थीसिस था, और ज़ाहिर है इसी के ऊपर मेरा आगे भी काम है। तो कराची जो है ना वो एक यूनिक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया की शहरों, बड़े शहरों में से, कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जितने भी दुनिया के, आप नाम लीजिए, मैं नहीं ले रहा, आप नाम लीजिए जो दुनिया के बड़े शहर हैं। न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क, टोक्यो है, और नाम लिए जाए दुनिया के कोई भी जगह, लंदन है, ठीक है ना, बर्लिन है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, ऐसे मतलब इंडिया के में भी हैं, वो जितने भी आप शहरों का नाम ले लीजिए, ये सारे शहर कराची से उम्र में बड़े हैं। सही। कराची इन सब में यंगेस्ट है। अच्छा, बिल्कुल सही। क्योंकि कराची में जब अंग्रेज़ आए हैं 1439 और फिर 43 में जब उन्होंने सिंध फतह की, सिंध पे उन्होंने एनेक्सेशन की, उसके बाद से कराची को उन्होंने प्रॉपर एक शहर के तौर पे आबाद करना शुरू किया। सही। इसीलिए कराची के अंदर, आप भी कराची में आपकी ज़िंदगी गुजरी है, हमारे जो नाजरीन देखने वाले हैं, पॉडकास्ट सुनने वाले हैं, उनसे ही मेरा सवाल है, वो मुझे दिखा दीजिए कि 200 साल पुरानी कोई मस्जिद कराची के अंदर नज़र आए आपको। सही। ठट्टा में है। हाँ, बिल्कुल है। ठट्टा के अंदर शाहजहां के ज़माने की मस्जिद मौजूद है, बिल्कुल है। यानी कि 450 साल पुरानी मस्जिद है। हमारे यहाँ नहीं है कराची में। ठट्टा में आबादी थी, वो ठट्टा बंदरगाह थी, और ठट्टा तो मतलब है कि मुसलमान जब इस खित्ते में आए तब से बंदरगाह थी, उससे पहले से बंदरगाह थी। सही। कराची इज़ मच यंगर देन ठट्टा। सही। और अब इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, अच्छा आपको कराची के अंदर 150 साल पुरानी चर्च मिलेंगी, 150-200 साल पुराने मंदिर मिलेंगे, लेकिन आपको इतनी बड़ी आबादी का तनासुब नहीं मिलेगा। और चर्च क्योंकि चर्च अंग्रेज़ों ने आके बनाने शुरू की यहाँ पे। सही। तो पुरानी मस्जिदें, बड़ी मस्जिदें आपको यहाँ पे नहीं मिलती। इसका एक बात का इंडिकेशन ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी कभी थी ही नहीं। अंग्रेज़ों के जो रिकॉर्ड हैं, जब वो 39-40 में यहाँ पे आए, तो वो ये बताते हैं कि कराची की जो टोटल आबादी थी वो 10,000 है। अच्छा। हाँ, अब जामिया कराची जिससे आपका मेरा ताल्लुक़ है, उसके स्टूडेंट्स की तादाद 47,000 है। बिल्कुल है। तो 47,000 तो हमारे सिर्फ जामिया के स्टूडेंट्स हैं। मैं अभी उनके रिहाइशों की बात नहीं कर रहा, मैं वहाँ पे टीचर्स की बात नहीं कर रहा, और मैं वहाँ पे अभी
जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जो जिसका नॉन टीचिंग, उनकी बात नहीं कर रहा, वो मिला लीजिए तो ये आबादी कहीं और चली जाती है। सही, बिल्कुल। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट बता रहा हूँ, वो भी रेगुलर स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट जो सुबह से लेकर शाम तक इवनिंग और मॉर्निंग प्रोग्राम में क्लास लेने आते हैं, वो 47,000 है। सही। 47,000। और कराची की आबादी 10,000 थी, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसकी कराची की आबादी क्या रही है। वो नॉन एग्जिस्टेंट था ना, बड़े सिटी था ही नहीं। तो वहाँ से 150 साल में कराची कहाँ से कहाँ, तो कराची का जो एक पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट उसी हिसाब से भी डिज़ाइन भी हुआ। सही। कराची की आबादी, कराची की डेवलपमेंट, कराची की और मॉडर्नाइजेशन ये अंग्रेज़ों के प्लान तरीके से हुई। कराची वॉज अ प्लान सिटी, अंग्रेज़ों ने शुरू किया इसको प्लान करना, और एम्प्रेस मार्केट बनी, इलाके बने, क्लिफ्टन बना, और वो सदर का जो इलाका है वो सारे के सारे बने। ये सब अंग्रेज़ों ने बनाए। आप जाके देख सकते हैं पत्थरों की इमारतें हैं जो कि बड़ी खूबसूरत कभी ज़माने में थी, आज भी खूबसूरत हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो उस हालत में नहीं है अभी। ये खारा दर मीठा दर का नाम भी उन्होंने दिया। खारा दर मीठा दर तो खैर पहले से कहलाता था, क्योंकि ये किला नुमा शहर है। बिल्कुल। उसके 2 दरवाजे थे, एक था दरिया की तरफ जो कि हब रिवर की तरफ था, तो क्योंकि दरिया का पानी मीठा होता था उसका नाम था मीठा दरवाज़ा, और एक दरवाज़ा उसका समंदर की साइड पे था, तो वो खारा पानी समंदर का था तो खारा दर हो गया। मीठा दर, खारा दर, ये तो एग्जिस्ट था पहले से, और ये नाम भी था। किला नुमा शहर, छोटी सी आबादी थी वहाँ पे, ये अंग्रेज़ों ने अपने रिकॉर्ड में लिखी अर्लीस्ट। उसके आगे जो बहुत बड़ी आबादी जो कि मतलब एम्प्रेस मार्केट और इस तरफ जो आबादियाँ थी, ये नहीं, छोटे छोटे गोट्स थे, एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो कोई एक बड़ा मजमुआ किस्म की आबादी नहीं थी। तो यहाँ से अब अगर आप अंदाज़ा लगाइए तो कराची की जो ओनरशिप है, कराची की डेवलपमेंट शुरू की अंग्रेज़ों ने जब इनवाइट किया सबको, तो पारसी आ गए। सही। पारसी आप देख लीजिए, कराची के अंदर आज तक पारसियों के नाम की चीज़ें मौजूद हैं, ना सिर्फ मौजूद है बल्कि अपनी अपनी फील्ड में टॉप पे हैं। बिल्कुल। आप कराची में रहते हैं, आप मुझे बताइए लड़कियों का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है? मामा पारसी ही है। मामा पारसी। अच्छा, लड़कों के लिए सबसे बड़ा स्कूल कौन सा जिसमें हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चे का दाखिला हो जाए और नहीं हो पा रहा? BVS है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। पुराना तरीन हस्पताल एंकल सरिया। बिल्कुल। अच्छा, कराची की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी NED, नादिर शाह एडल्सी डिनशॉ, वो भी उनके नाम पे है। डिनशॉ हॉल, और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये इनके नाम पे और इनकी बनाई हुई हैं। पारसियों की जबकि आबादी इनकी बहुत थोड़ी थी, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन बहुत था, क्योंकि ये पैसे वाले लोग थे। अंग्रेज़ों ने कहा था भाई नया शहर आबाद हो रहा है, यहाँ पे आप अपना इन्वेस्ट करें पैसा, इन्होंने किया। और इसीलिए जो शुरू के जो मेयर हैं वो मेरे पास अभी लिस्ट नहीं है, 1903 या 2 से शुरू हुए थे कराची के अंदर जो मेयर आना शुरू हुए थे। सही। तो उसके अंदर ये बात तय की गई थी कि मुसलमान, हिंदू और पारसी रोटेशन पे चलेंगे तीनों। अच्छा। हाँ, कि एक मुसलमान होगा तो अगला हिंदू होगा तो फिर पारसी होगा। अच्छा। और शुरू के जो वो लिस्ट मेरे पास है वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप मेरे PhD की थीसिस के अंदर छपी हुई है, कौन कब से कब तक रहा है। सही। तो 47 से पहले तकरीबन 44-45 ईयर्स तक जो सारे मेयर हैं उसके अंदर हिंदू मुसलमान पारसी, हिंदू मुसलमान पारसी, हिंदू मुसलमान सीक्वेंस है। अच्छा। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कितने सिग्निफिकेंट कम्युनिटीज़ थी वो। सही। और 1947 जब पाकिस्तान बना है तो 47 में कराची की 51% आबादी नॉन मुस्लिम थी। जी। अच्छा। ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई, ये तो सेंसस डेटा है। सही। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कराची किस तरह का। फिर वो कराची में एकदम फिर माइग्रेशन हुई, फिर आबादी आई, फिर उसके बाद कराची के अंदर पैदर पे मुख्तलिफ माइग्रेशंस होती रही। सही। तो कराची की आबादी जो है वो बहुत फ्लक्चुएट हुई है एथनिकली। जैसे अभी आपने ये सारा बैकग्राउंड बताने की ज़रूरत ये थी क्योंकि आपने भी मुझसे पूछा कि कराची किसका है और क्या है, और कराची मुस्तकिल चेंज हो रहा है। सही है। सियासी एतबार से चेंज हो रहा है। आपने कहा कि MQM, अब MQM की अगर आप बात करें, MQM तो 84 में बनी, उससे पहले वो APMSO की शक्ल में एग्जिस्ट करते थे 78 में, लेकिन वो इलेक्शंस में नहीं आए थे। लेकिन कराची की जो MQM का जो मेन वोटर सपोर्टर था उर्दू स्पीकिंग, वो वोटर सपोर्टर जो था वो पहले जमात इस्लामी और JUI जमात उसमें पाकिस्तान नूरानी साहब उनका जो ग्रुप था, और दूसरी तरफ जो उनका झुकाव रहा, मतलब PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस के जो लोग थे उस तरफ रहा। क्योंकि पहले इलेक्शंस ही आपके 1970 में हुए, पाकिस्तान के जो पहले बड़े इलेक्शन हुए उसके अंदर 11 में से 9 सीटें इन्होंने निकाली थी।
अच्छा नहीं, 77 वाला जो इलेक्शन था उसमें से 11 में से 9 सीटें उन्होंने निकाली थी। उससे पहले भी इन्हीं लोगों ने सीटें निकाली, जो 2 बड़े इलेक्शन हुए थे। फिर उसके बाद अगला जो इलेक्शन हुआ है बड़ा, वो तो 88 में हुआ, तब एमकेएम आ चुकी थी। फिर एमकेएम ने अपनी जो है वो इस इलेक्शंस के ऊपर छाप लगाई थी कि उसके ऊपर कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शंस में जो भी पार्टिसिपेट करके सीटें वीटें जीती, उनकी एक सियासी छाप बन चुकी थी। तो ये फिर मामला वहाँ से आगे दूसरी तरफ बढ़ता है। तो अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन आपने कहा कराची में जब ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, और इसके अंदर बहुत तेज़ी से पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि उसका जो है वो क्या नाम है, उनकी एक पेनिट्रेशन हो कराची के वोट के अंदर। कराची का उनका हमेशा से वोट है, लेकिन एक तो स्प्रेड आउट है, दूसरा जहाँ पे है वो उनकी 1-2 सीटें हमेशा से जीतते थे वो। कोने की सीटें हैं उनकी, मलीर के मज़ाफ़ात की और उधर लियारी की सीटें, लियारी तो खैर, तो वहाँ पे उनका वोट बैंक हमेशा से था। उन्होंने 1977 में भी उस वक्त 2 सीटें जो जीती थी वो यही जीती थी। अच्छा हाँ, पीएनए का सबसे मजबूत गढ़ कराची था। इसमें हाजी हनीफ तैयब साहब और दूसरे बहुत सारे लोग पीएनए की तरफ से जीते थे। तो ये सब कि तो वो उनका एग्जिस्ट करता था। वही चाहते हैं कि उसमें अब अपने आप को एक्सटेंड करके कराची के जो मेन आबादियाँ हैं, जिसको आप डेंस पॉपुलेशंस कहते हैं, जैसे गुलशन इकबाल है, नॉर्थ कराची है, और नादाबाद है, फेडरल बी एरिया, सेंट्रल के एरिया, और ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल के डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे एमकेएम के जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे वो पेनिट्रेट करके सीटें जीतें। लेकिन जाहिर है अभी तो, लेकिन अभी भी सर जो बल्दियात है उसमें तो वहीं सेंट्रल में तो कहीं नहीं जीत सकी वो जमात इस्लामी, वहाँ जीत गई मुकम्मल तौर पे। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शंस और बल्दियाती इलेक्शंस से पहले भी, बल्दियाती इलेक्शन के दौरान और उसके बाद भी, अभी इस पे काफ़ी स्टडी होनी ज़रूरी है हमारी तरफ से। मतलब जो एकेडमिक्स के लोग हैं, एक तो सियासी लोग जो बातें करते हैं वो तो अपनी जगह कि जी जेरीमेंडरिंग हुई है, हल्के तोड़ दिए गए हैं, आबादियाँ तोड़ दी गई हैं, वो एथनिक ग्रुप वहाँ मिला दिया, ये मिला दिया। एमकेएम का अपना केस है, वो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर उन्होंने को 70 या पता नहीं 76 सीटों का उन्होंने कहा है कि ये जो यूसीस थी हमने ऐड करवाई है, लेकिन इलेक्शन पुराने उस पे हो गए। वो जमात इस्लामी ने उस पर एग्री कर लिया था, एमकेएम ने बॉयकॉट के, वो सारा अपनी जगह है, अभी चल रहा है। लेकिन एकेडमिक तौर पे इसको डेटा अभी कलेक्ट करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से किसी ने एकेडमिकली इस पर काम नहीं किया, या किसी अखबार का भी जिसे कहते हैं कि गैर मुतनाज़ा और गैर जानिबदार किस्म का तज्जिया अभी इस तरीके से हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जाहिर है हम एकेडमिक लोग कोशिश करते हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर हम गैर जानिबदारी से बात करेंगे, ना हम किसी के फेवर में, ना हम किसी के ख़िलाफ़ हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो डेटा है उस डेटा के ऊपर बुनियाद पे बात। तो डेटा फ़िलहाल यही कहता है जो आपने अभी बताया कि पीपल्स पार्टी इतना बड़ा शो नहीं कर सकी उन आबादियों के अंदर जहाँ पे एमकेएम मौजूद रही है, या एमकेएम का जो कि रिवायती इलाके हैं जहाँ पे रिवायती हल्के। अभी अब 24 फरवरी में जो इलेक्शन आ रहे हैं, इस इलेक्शंस के अंदर अब देखने की चीज़ है कि किस तरीके से एमकेएम परफॉर्म करती है। लेकिन अगर आप इसका वो करें, क्या नाम है, तकाबली जायज़ा करें 2018 के इलेक्शन से, 2018 के इलेक्शंस के अंदर और 2024 के इलेक्शंस के अंदर कराची के अंदर पीटीआई ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, 14 सीटें वो जीती। लेकिन उसमें इस तनाजुर में एक चीज़ बहुत अहम है देखने की कि 2018 में जब एमकेएम या एमकेएम का जो वोट बैंक है उसको अगर आप स्टडी करके देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो वोट बैंक 5 हिस्सों में डिवाइडेड था। अच्छा, एक वो जो बाहर बैठे हैं उन्होंने कहा कि बॉयकॉट था, उन्होंने कहा बॉयकॉट, तो एक तो वो कट गया। सही। दूसरा, एमकेएम पाकिस्तान के 2 कैंडिडेट्स खड़े होते थे, एमकेएम पाकिस्तान पीआईबी, फारूक सत्तार अलग थे उस वक्त, सही, और एमकेएम पाकिस्तान बहादुराबाद, ये 3 हो गए। सही। और चौथा वोट मुस्तफा कमाल साहब के पास था, उनके पास भी वोट बैंक वही था जो कि एमकेएम का बुनियादी वोटर था। और 5वां वोट आफाक अहमद। जी हाँ। ये सारा एक ही मेजर वोट बैंक है जो कि 5 जगह डिवाइड हो गया था, जिसमें से 4 ने पार्टिसिपेट किया और 1 ने बॉयकॉट किया, लेकिन वो है वो एक ही वोट बैंक। सही। तो अभी जो सिचुएशन है, अभी सिचुएशन में से ये 3 इकाइयाँ तो एक हो गई हैं। सही है।
फारूक सत्तार साहब का जो PIB है वो ख़त्म हो गया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो डॉल्फिन PSP डॉल्फिन था वो ख़त्म हो गया है। तो इस वक्त पाकिस्तान जो पहले 2018 में पाकिस्तान MQM पाकिस्तान PIB प्लस MQM पाकिस्तान बहादुराबाद प्लस PSP, ये तो एक हो गए। सही। आफाक अहमद साहब अभी भी जाहिर है वो अलग हैं, वो अब नहीं हुए, और वो अब बॉयकॉट का उनका क्या कॉल आती है पता नहीं, वो तो खैर वो जब पता चलेगा जब आएगा। तो अभी ये सिचुएशन अब ये रिजल्ट पहली दफ़ा आएगा। सही। कि ये इसका क्या रिजल्ट, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट ये है क्या आना है। और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है अपने क्या नाम है ज़बरदस्त तरीके से सियासी ज़ोर आजमाई कर रही है। उन्होंने कराची के अंदर एक कराची का बेटा जो है जिसको वो कहते हैं कि भाई मुर्तज़ा वहाब कराची का बेटा है, बल्कि मुर्तज़ा वहाब की जो वालदा मरहूमा थी वो तो आपके डिपार्टमेंट IR डिपार्टमेंट की पास आउट थी और मुताहिर साहब की क्लास फेलो थी, जो कि बहुत हमारे बल्कि हालिया जो अभी डीन है मैडम शाइस्ता तबस्सुम, उनकी भी गालिबन क्लास फेलो थी। अच्छा, क्योंकि ये लोग एक ही क्लास फेलो हैं। जी, बिल्कुल सही है। तो मुर्तज़ा वहाब कराची यूनिवर्सिटी और कराची का पूरा उनका बैकग्राउंड, तो पीपल्स पार्टी ये शो करना चाहती है कि वो कराची की आबादी को ऑनर करती है, कराची के एथनिक ग्रुप को ऑनर करती है। इस तरीके से उन्होंने जो है अपना जो है यहाँ पे और उनके अगर आप अभी देखें, मैं क्योंकि ज़ाहिर है सड़क पे चलते हुए अभी लोगों ने अपने बैनर लगाने शुरू कर दिए हैं, तो मुझे अभी मैंने देखा था जो वाटर पंप और अंचोली यूसुफ प्लाजा का इलाका है वहाँ से जो उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है वो पता नहीं कोई नक्की कुछ करके नाम है उसका जहन में नहीं आ रहा मुझे भी तस्वीर देखे, तो वो भी वही उसी एथनिक ग्रुप से है, बिलोंग करता है। और तो ये इन्होंने कराची के अंदर दिखाया है कि जो उनके जो 20-21 जो सिटी सीटें हैं नेशनल असेंबली की और प्रोविंशियल असेंबली की भी, उसके अंदर उन्होंने कराची की आबादी को ऑनर करते हुए एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने कैंडिडेट्स लॉन्च किए हैं। तो ये जो एक एथनिक डिवाइड नज़र आती थी पीपल्स पार्टी में, वो अब उन्होंने उसको कवर करने के लिए MQM के 2 लोगों ने ज्वाइन भी तो किया है, रज़ा हारून साहब ने और वो भी एग्जैक्टली वो भी उसी का एक कड़ी है। और आपको मालूम है कि क्या नाम है जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं इनके पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब, उनके बहुत ही करीबी दोस्त और बहुत ही करीबी एडवाइज़र आसिम साहब हैं। डॉक्टर आसिम साहब भी इधर से ही बिलोंग करते हैं कराची की उस एथनिक ग्रुप से जो कि MQM के साथ समझा जाता है। तो और फिर सेनेटर ताज हैदर हैं, वो भी उधर से ही बिलोंग कर। तो एक मतलब MQM के इस वाले उसको कैप्चर करने के लिए इस एंटिटी को पीपल्स पार्टी ने एक अपनी सियासी तौर पे जिसे कहते हैं कि जोर आजमाई कर रही है, वो उनका पूरा राइट भी है कि वो करें। तो ये भी देखने का कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। सही। और आप देख रहे होंगे कि आजकल रोज़ाना की एतबार से मुर्तज़ा वहाब साहब बड़ी एक्टिव हैं, जाते हैं, तस्वीरें बनती हैं और बड़ी तेज़ी से प्रोजेक्ट्स जो भी पेंडिंग हैं उनको मुकम्मल कर रहे हैं। और ख़ास करके उन इलाकों के अंदर जिन इलाकों के रिवायती तौर पे पीपल्स पार्टी के वोट बैंक नहीं रहे वहाँ पे सड़कें बनवा के और सब कुछ जो ये जाहिर है। और उसमें लेकिन सर उसके बावजूद बात आपकी थोड़ी सी इसमें ऐड करना चाहें ताकि कर दें कि फिर भी उसके बावजूद आपको लगता नहीं कि अभी भी जो महाजिर तबका है, जो उर्दू स्पीकिंग तबका है, जो कराची वाला, वो अभी भी खिंचा है पीपल्स पार्टी, मतलब उसको मतलब अपना समझ नहीं पा रहा। वो कहीं ना कहीं उसको एक फीलिंग रहती है, वो सब कुछ करने के बावजूद भी वो अभी तक पीपल्स पार्टी को शायद हजम करने के लिए तैयार नहीं है कराची में। देखें, इस पे मैं सियासी तज्जिया तो नहीं करूँगा, जो एकेडमिक मैं इस पे एकेडमिक और डेटा बेस तज्जिया करूँगा। और एकेडमिक और डेटा बेस तज्जिया ये है कि पीपल्स पार्टी ने ये जो जिसे कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी लॉन्च की है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं। हाँ ज़्यादा इसके नतीजे आने में शायद टाइम लग जाए। सही तो ये आपकी बात वैसे तज्जियाती तौर पे ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद क्या पता, मुझे नहीं, अब नोबडी नोज़ कि क्या पता ऐसा कुछ आ जाए कि वो थोड़ा सा टर्न अराउंड हो। जिस तरह से अभी MQM के कुछ लोग, जैसे अभी आपने बताया कि 2 बहुत ही अहम रुकन जो थे लीडरशिप के भी थे, उनको उन्होंने अभी अपने साथ मिलाया है। तो ये तो 2024 का वैसे क्या सिनेरियो फिर भी आपको थोड़ा बहुत अगर जज कर सकें नरसे से, आप देख भी रहे हैं कराची के हवाले से, कराची के हवाले से खास तौर पे कराची के वोट बैंक में कौन अहम किरदार अदा कर पाएगा? देखें, या बहुत डिवाइड हो जाएगा सब, थोड़ा बड़ा सब। मुझे लगता है कि डिवीज़न तो होगा, लेकिन फिर भी सिंगल लार्जेस्ट एंटिटी, अगर आप पुराने सारे इलेक्शंस का रिजल्ट्स और उनके नंबर्स उठा के देखें
तो मुझे लगता है कि सिंगल लार्जेस्ट अभी भी शायद MQM ही रहेगी। अच्छा, ये मेरा तज्जिया है, गलत हो सकता है। सही। PTI नहीं होगी क्या? PTI का तो आप अगर अभी रह जाती है, हाँ। हम आज बात कर रहे हैं कि आज उनका कल तक वो बल्ले का बरकरार है। निशान जो है वो चला गया अभी की वापस। जो खबर है आज वो की, हाँ। पेशावर हाई कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा ज़ाहिर है उनके ऊपर। और उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं, बल्ले का निशान भी चला गया, क्या लीडरशिप नहीं है इस तरह से एक्टिव जिस तरह से होनी चाहिए, बल्कि मंजर आम पे भी नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर वो कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उनके कैंडिडेट्स प्राइवेटली खड़े होंगे। और दूसरी बात ये कि उनके जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे वो जो भी उस मतलब उन्होंने कहा है कि सेकेंडरी स्ट्रैटेजी हमारी है कि कोई भी हमें निशान मिला वो लड़ेंगे, और अगर निशान नहीं मिला तो फिर वो इंडिपेंडेंटली उनके सारे कैंडिडेट्स लड़ेंगे। सही। तो आखिर में के अंदर फ़िल्टर आउट होके मेरे ख्याल से इनके वो कैंडिडेट बचेंगे कि जिनको शायद ना आपने नाम सुना होगा ना कभी, हाँ, वोटर ने भी नहीं सुना होगा। ऐसे ही होगा। तो इसका बहुत ज़ाहिर इम्पैक्ट पड़ेगा कि लोगों को पता ही नहीं है कि कैंडिडेट उनका है कौन PTI की तरफ से। लेकिन सर जब MQM के से भी तो यही होता था, लोगों को क्या पता होता था, बस उनको पता है पतंग को वोट देना है। पतंग तो होती थी ना, हाँ। अब तो बल्ला नहीं है। लेकिन ये कम से कम एक यही तो होता है यही तो मसला है ना कि वो कैसे बताएगा कि मैं PTI से बिलोंग करता हूँ। सही। और फिर दूसरी बात ये कि हर हल्के में एक अलग निशान होगा। जैसे सर उनके लोगों ने कहा कि भाई इतना सोशल मीडिया उनका इतना एक्टिव है कि वो अगर आज सुबह उनको निशान दिया जाए और कल तक पता चल जाए ये PTI का, तो वो इतना उसको वायरल कराना, उनको फैलाना, वो उनके लिए मुश्किल तो नहीं है मेरे ख्याल में कोई काम। देखें यही क्लेम तो जिन पे पाबंदी लगी थी 2016 में उनका भी है कि मुझे 2 घंटे दे दो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी है। फिर बताता हूँ मैं कराची किसका है। सही है। तो क्लेम तो उनका आज तक यही है, आज तक यही कि है मुझ पर आप पाबंदी हटाइए फिर देखिए। सही। तो ये तो सारी अच्छा, बात ये कि पॉसिबिलिटी कितनी है किस चीज़ की। हाँ, ये तो है। वैसे सर आपको लगता है अभी भी कराची में क्या ऐसी सूरत हाल होगी अभी कि अगर 2 घंटे के लिए पाबंदी हटा दी जाए आज? नहीं देखें, ये तो मैं अभी जो आप देखते होंगे एकेडमिकली, तो मैं फिलहाल अभी नहीं, अभी तो हम उस पॉइंट पे रहेंगे जो पॉइंट हमारा चल रहा है, ताकि डिस्कशन जो है ना सही इधर उधर। अभी बात हो रही है कि 2024 में क्या हो सकता है। सही। तो मुझे ये मेरा, क्योंकि मैंने एक्चुअली इलेक्शंस के रिजल्ट्स स्टडी किए हुए हैं, अच्छा, फिगर्स के साथ। सही। तो जो हलकों की बात हो रही है, जो रिवायती हलके हैं MQM के, उन रिवायती हलकों में MQM जिस नंबर से जीतती थी 2018 में PTI उस नंबर से नहीं जीती, बल्कि उसके आधे नंबर से भी नहीं ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि जहाँ से 70-80 रुपए, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख वोट जीती थी, लेते थे वोट। वहाँ से PTI का आदमी जीता है 25,000, 37,000, 40,000, 35,000, 30,000। ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये हर शख्स जाके अभी ECP की वेबसाइट रखी हुई है, वहाँ पे जाके 2018 के इलेक्शंस के रिजल्ट उठा ले, 2013 और 2008 और 2000 उससे पहले जितने भी हैं वो उठा के कॉन्स्टिट्यूंसी के नंबर्स चेक कर ले, पता चल जाएगा। मतलब मैं इसमें कोई वो नहीं है, डेटा, मैं डेटा की बेस पे बात कर रहा हूँ। तो अगर वो देखा जाए, मैं उस डेटा की बेस पे बात कर रहा हूँ। सही। तो PTI जो 2018 में जीती भी थी अपने फुल फ्लेज कैंपेन के बाद भी, तो वो इस चीज़ को अगर आप कंसिडर करें तो तब भी उनका कोई इतना बहुत बड़ा वोटिंग पे इम्पैक्ट नहीं था। मैं रिजल्ट्स के डेटा की बात कर रहा हूँ। सही। नंबर ऑफ सीट्स तो ज़ाहिर जीते हो, लेकिन वो डेटा अगर आप सामने कंसिडर करें तो अगर ये लेट्स से PTI वो नंबर्स रिपीट भी करती है और MQM का वो जो ब्रोकन वोट है अगर वो मिल जाता है तो फिर सही, आप प्लस करें ना, फिगर आप, मतलब एक बात करूं 2018 में PTI का जीता हुआ कैंडिडेट, उसको नंबर रखें और उसके नीचे मुस्तफ़ा कमाल का कैंडिडेट, फारूक सत्तार का कैंडिडेट और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का कैंडिडेट, इन तीनों का कैंडिडेट का नंबर मिला लीजिए, आज पता चल जाएगा आपको कि 2018 में क्या हुआ था। सही। ये मेरा सीधा डेटा पे बेस्ड सवाल है। सही। तो ये है उस पर मेरे कहने की जरूरत नहीं, तो हर आदमी के पास कैलकुलेटर है, जाके बैठे डेटा देख लें। तो मैं इस बुनियाद के ऊपर ये बात कर रहा हूँ। वो तकरीरें हैं, वो सब सियासी मामलात हैं, मेरा उससे ताल्लुक नहीं है। मैं तजिया सिर्फ डेटा की बात, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है इस डेटा की बुनियाद पे, डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। सही, ये सिचुएशन है। सही। डॉक्टर मुईज़ को हम बहुत ज़्यादा जो जानते हैं वो हिस्ट्री के हवाले से भी जानते हैं ना। कराची पे तो आपने थोड़ा बहुत जो जिक्र किया और मौजूदा हालात में जैसी बात है उसका ज़रूरी था। आपका हिस्ट्री की डिस्टॉर्शन के हवाले से बहुत अहम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, मुख्तलिफ़ लेक्चर सुनने का मौका मिलता है।
क्या वजह क्या है जो आप इतना ज़्यादा जिक्र करते हैं कि हमारे यहाँ को हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो तारीख़ है, उसको मस्क किया जाता है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किताबें भी लिखी गई हैं। आपका इस हवाले से क्या नैरेटिव है, क्या ख्याल है, या एकेडमिकली आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या वाकई हमारे यहाँ हिस्ट्री डिस्टॉर्ट की जाती है, दुनिया भर में ऐसे ही होता है, या हमारे साथ कुछ स्पेशल हो रहा है? देखिए, हिस्ट्री तो दुनिया में किसी भी मुल्क में सच्ची नहीं पढ़ाई जाती, सादी सी बुनियाद। पहली बात तो ये सही। आप दुनिया के अमीर तरीन, महज़ब तरीन और ताकतवर तरीन ममालिक की लिस्ट बना लीजिए। सही। आज अभी बना लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि वो अपने बच्चों को क्या नहीं पढ़ाते। मसलन अमेरिका इस वक्त माशी तौर पे ताकतवर तरीन और आपको मालूम है कि फ़िज़िकल पावर पे वो सबसे, वो अपने बच्चों को ब्लैक हिस्ट्री और रेड इंडियंस वाली जो हिस्ट्री है जिस तरीके से ये क्या कहते हैं, कॉलोनिस्ट जो आए थे यूरोप से, उन्होंने किस तरीके से उनके साथ रवैया अख्तियार किया और किस तरीके से उनसे ज़मीनें ली और सब कुछ किया, बिल्कुल वो नहीं बताते। सही। जर्मनी एक बहुत ताकतवर मुल्क है। जर्मनी हॉलोकॉस्ट के बारे में बात नहीं करता, दूसरा मुल्क करते हैं। सही। इंग्लैंड एक बहुत ताकतवर मुल्क है। इंग्लैंड ने जो अपनी कॉलोनीज़ के अंदर जिस तरीके से कब्जे किए, सही, और कॉलोनी ने मतलब जिस तरीके से ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, 1847 की जंग में जी हाँ, जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने इस रिबेलियन को क्रश किया है, वो नहीं बताते। वो ये नहीं बताते कि वो फारूक, क्या नाम है उनके, हमारे जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, बहादुर जफ़र के बेटों को गर्दनें काट के उसके सामने पेश की थी। सही। तो ये नहीं बताते हो, ऐसा ही है। ठीक है ना। चाइना एक बहुत ताकतवर मुल्क है। चाइना नहीं बताता कि चाइना ने किस तरीके से तिब्बत के ऊपर ऑपरेशंस किए और दूसरे मुल्कों पे ऑपरेशन किए। जापान एक बहुत महज़ब मुल्क है। आज मैं और आप हर जगह अपने और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग उसकी मिसालें देते हैं। वो नहीं बताते कि जिन्होंने जब चाइना और मंचूरिया पे कब्जा किया और जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे, तो तब उन्होंने क्या कुछ किया। सही। तो क्या कुछ किया। तो ये दुनिया की कोई भी कौम अपना पूरा माजी बताती नहीं है। सही है। बल्कि मैं कहता हूँ कि बता सकती नहीं है। अच्छा। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या? क्योंकि अगली आने वाली नस्ल मुहिब्बे वतन कैसे बनेगी? अच्छा। सोचने की बात यह है कि अगर जापान के या चाइना के अपने यंग बच्चों को 14, 12, 13 साल के बच्चों को बताएगी कि भाई तुम्हारे बुज़ुर्गों ने फ़लाँ जगहों पे ये जुल्म किए हैं, तो वो कहेंगे कि यार ये तो मतलब अच्छे बुरे का आप सिखाते हैं ना। अच्छा। सादी सी बात है कि आपकी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पहलू रहे होंगे जिसके ऊपर आप समझते होंगे कि यार ये मैंने गलत किया, मुझे अब आपको आज एहसास होता है कि शायद मैंने वो गलत किया। सही। उन्हें तो क्या आप अपने बच्चों को बताएंगे कि यार तुम्हारे बाप ने उस ज़माने में उस वक्त ये गलती की थी? सही। तो अच्छा, यहाँ पर सर एक सवाल है। सादा सी बात यह है कि अगली नस्ल के दिलों में मुहिब्बे वतन रखने के लिए लाज़मी है, मुहिब्बे वतन रखने के लिए लाजमी है कि बच्चों को सच की वो साइड सुनाएं जो कि अच्छी है। तो हमें 71 का सानिया नहीं पढ़ाना चाहिए? देखिए, 71 का सानिया नहीं पढ़ाना चाहिए का तो सवाल तब पैदा होता है कि जब अभी हम ना पढ़ा रहे हों। अच्छा। आपके कोर्स में है। सही है, लेकिन हम तो उसको 71 का जो है वो आपके कोर्स में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़ाविये से पढ़ाना चाहिए। ये दो अलग अलग बातें। सही। पढ़ाया तो जा रहा है। ओ लेवल्स का भी कोर्स उठा के देख लीजिए आप। पाकिस्तान के अंदर ओ लेवल्स के कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं और उनके सबके कोर्स के अंदर है 71 का टॉपिक, बल्कि सवाल आता है 71 के कॉजेज ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। बिल्कुल पढ़ाया जाता है। हमारी आपके भी पेपर में, आप भी पेपर में सवाल देते हैं। हम हिस्ट्री में पढ़ाते हैं अपने डिपार्टमेंट में। पूरे पाकिस्तान में जितने भी शोबाजात में पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे इसको पढ़ाया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ाया जा रहा। अब सवाल ये होता है किस जाविये से पढ़ाया जाए। अब वो जाविया जो है वो होना ये चाहिए कि किस तरीके से हुकूमतें और जमहूरियत को डील करना चाहिए इस तरीके की आवाज़ों से कि जहाँ पे लोग हुकूक की बात से शुरू होके सेपरेशन तक चले जाते हैं। बंगाल हमारा वो सूबा था कि जहाँ पे वो सियासी पार्टी का वजूद अमल में आया जिसने पाकिस्तान बनाया।
बिल्कुल, मुस्लिम लीग। ढाका के अंदर 1906 में सलीमुल्लाह खान के घर में बिल्कुल से 24 या 23 दिसंबर को बनी। ढाका और बंगाल पहला सूबा था हिंदुस्तान का कि जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी। 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल जी हाँ, तो उसके बाद पहला सूबा था जहाँ पे, क्योंकि सिंध तो 36 में बना है, NWFP 36 में बना है, पंजाब तो 47 में बना है। बिल्कुल हमारा पंजाब, हमारा वाला पंजाब, वो तो एक पंजाब था। तो NWFP भी सूबा बना बहुत आगे जाके। तो 37 से पहले तो मुसलमानों का एक ही सूबा था, वो फिर वो 11 के अंदर वापस हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल के अंदर बहुत बड़ी आबादी थी मुसलमानों की। तो जो असल जो जद्दोजहद थी अलहदगी की, उसका तो तसव्वुर और उसकी जद्दोजहद बंगाल में हुई। तो किस तरीके से क्या हमने पाकिस्तान बनने के बाद हमने जो पाकिस्तान के जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान और जितने भी लोग थे, वो सब किस तरीके से स्ट्रगल करके किस तरीके से पाकिस्तान को इकट्ठा देखना चाहते थे। उससे लेसन लर्न करने की ज़रूरत है कि वो दोबारा कभी ऐसे ना हो। इस ज़ाविये से पढ़ना चाहिए हमें। अच्छा, इस पे तो कुछ, इसमें पॉलिटिकल मिस्टेक्स हमारी तरफ से क्या हुई, पॉलिटिकल मिस्टेक्स उनकी तरफ से क्या हुई, उन्होंने कहाँ हम गलतियाँ की, हमने कहाँ गलतियाँ की, मतलब इस साइड पे क्या गलतियाँ, उसको जब आप देखेंगे तो ऑब्वियसली हिस्ट्री का देखें। हिस्ट्री का जो है ना, हमेशा बच्चों से मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री पढ़ी और पढ़ाई इस बुनियाद पे नहीं जाती कि पीछे क्या हुआ था। अच्छा, वो इस बुनियाद पे पढ़ाई जाती है कि पीछे जो हुआ था उससे सबक हासिल करके आगे वैसा ना हो, आगे क्या करना है। तो अगर हम सिर्फ इसलिए तारीख पढ़ रहे हैं कि हमें ये पता चल जाए कि यार पहले ये हुआ था, तो ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि अपना टाइम बर्बाद करने वाला वजह है। क्योंकि अब के दौर में पीछे क्या हुआ था आपको याद रखने की या जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने मौजूद है, एक मोबाइल पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आप सब कुछ मौजूद है, आप करें, आप बताया कि इस वक्त क्या हुआ था। लेकिन ये मोबाइल आपको ये नहीं बताता कि आगे क्या करना है। सही, आगे की पॉलिसी आपने बनानी है, लेकिन उसकी बुनियाद ये है कि पीछे क्या गलती हुई है उसके हिसाब से बनाया जाए। सही। और यही मैसेज तारीख़ के मजमून के एतबार से कुरान शरीफ का भी है। सही। मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि कुरान शरीफ किसी भी हवाले से अगर आप उसको धैर्य उसको देखने के हज़ारों पहलू हैं, और अल्लाह ताला का फरमान है कि इसके अंदर तमाम उलूम दुनिया के मौजूद हैं। तो उसमें एक इल्म जो तारीख़ का है, तो तारीख़ के हवाले से अगर देखा जाए तो मजमूए हजम और आयात को अगर आप जमा कर लें जिसमें तारीख़ का तस्करा है, तो कुरान शरीफ में सबसे ज़्यादा हजम तारीख़ के मजमून की मिलेगी आप। सही। आयात के एतबार से। सही। हाँ, तकरीबन किस्से कहानियाँ तमाम अंबिया के, तमाम पैगम्बरों के, तमाम उम्मतों के मौजूद हैं उसके अंदर। सारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी पैगम्बर थे, बिल्कुल आखिरी नबी थे। उससे पहले जितने भी है आपको कैसे पता? कुरान सही, तारीख़ है। बीबी हव्वा और आदम का वाक़या, हज़रत आदम का वाक़या कुरान, हज़रत यूसुफ का वाक़या, हज़रत मूसा, आप नाम लिए हैं वो सब तारीख़ी वाक़या, सब तारीख़ है। सही, बिल्कुल तो कुरान शरीफ तो किताब ही तारीख़ की है। सही। तो और वो क्यों है? कुरान शरीफ क्यों है? रहती दुनिया तक हिदायत के। तो अल्लाह ताला ने जिस मजमून का इंतखाब किया इंसान को, मुझे और आपको हिदायत देने के लिए, रहती दुनिया तक के लिए, वो तारीख़ है। तारीख़ ही है। हम तारीख़ को समझते हैं दकियानूसी और बेकार सब्जेक्ट है। सही। तो ये तो अल्लाह ने इंतखाब किया इसका, मैं और आप क्या करेंगे? तो हमारे सर इसको क्यों मतलब इतना ज़्यादा क्यों मतलब तारीख़? आगाही नहीं है ना। अच्छा, आगाही नहीं है, समझ नहीं है इस हवाले से कि तारीख़ क्या है। सही। हम तारीख़ को आज तक यही समझते हैं कि पीछे जो हुआ तो वो पता करना तारीख़ है। अच्छा, वैसे सर ये जो एक तारीख़ के हवाले से, आप हिस्ट्री के उस्ताद भी हैं, हमें भी पाकिस्तान स्टडीज़ में IR में कुछ हद तक पढ़ने का मौका मिलता है। एक परसेप्शन ये है हिस्ट्री बोरिंग होती है, जो पहला लफ्ज़ कभी सुनते में आता है, याद नहीं होती है। ये जो सारी हम कहानियाँ सुनते हैं, ये जनरल एक मैं सवाल जानना चाह रहा था थोड़ा आपसे इस हवाले से कि क्या वाकई ऐसा है कि मतलब क्यों हमारे इतना ये लोगों का दिमाग बनाया गया कि हिस्ट्री बोरिंग होती है, हिस्ट्री बोरिंग होती है, हिस्ट्री बोरिंग? इसके पीछे कोई ख़ास कोई वजह होती है या मतलब इसकी वजह, एक ख़ास वजह ये है कि हमारे यहाँ हिस्ट्री का मजमून जिस तरह से पढ़ाया जाता है गालिबन, और जिन लोगों की तरफ से पढ़ाया जाता है,
शायद उसकी वजह से, क्योंकि वो पढ़ाने वाले भी जब ज़ाहिर है जब सिर्फ नौकरी कर रहे होंगे तो फिर उनका अपना ही एक इनपुट ये है कि बस मैं लेक्चर दूं और मुझे तनख्वाह मिल जाए, तो ज़ाहिर है बच्चे का भी इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। सही। जब वो उसके अंदर डूबे हुए हों, जब वो और बच्चे को उसके अपने साथ उसके अंदर डुबोएं, सही, तो फिर स्टूडेंट को भी मज़ा आएगा। सही। अच्छा, ये बोरिंग वाला जो सब्जेक्ट ये जो है कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मुझे 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, तारीख मुझे पूरे 20 साल हो चुके 31 दिसंबर को। मुझे आज तक मेरे बच्चों ने कभी नहीं कहा कि बोरिंग है। उससे डरते होंगे यूनिवर्सिटी में, टीचर से हाँ, डरते भी ना बच्चे, ये भी तो मसला है ना। लेकिन इसका डर लगता हुआ नंबर वापस जाए। इसका जवाब ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में वो लेक्चर्स होते थे कि बच्चे जो इनरोल्ड थे उनकी तादाद थी 35 और जो लेक्चर ले रहे होते थे उनकी तादाद थी 75-80। सही। यानी कि जो बच्चे, ये तो डॉक्टर मुइज़ का कमाल हो गया ना, जिन्होंने इम्तिहान नहीं देना, सही, जिन्होंने इम्तिहान नहीं देना, सही, जिनको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है न जिनका अटेंडेंस का मसला है, न जिनको इम्तिहान का नंबरों का मसला है, वो भी लेक्चर लेते थे। सही। और एक बड़ा मज़े का वाक़या है कि एक मैं जगह पढ़ाता रहा था, तो वो एक स्टूडेंट बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, वो भी अनएनरोल्ड था, पूरी क्लास ली उसने, बड़ा बहुत सबसे ज़्यादा सवाल वही करता था, इनरोल्ड नहीं था। तो मैं एक दफ़ा क्लास लेने जा रहा, सर बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ सर, 2 मिनट में सर, बस में पहुँचा। मतलब शर्मिंदा हो रहा था कि मैं कहीं जा रहा हूँ और सर पहुँचने वाले हैं। मैंने कहा यार तुम 2 मिनट में आओ कि तुम 20 मिनट में आओ या तुम ना आओ, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो एनरोल्ड ही नहीं हो। अरे हाँ, मैं तो एनरोल्ड ही नहीं हूँ मतलब इतने इंटरेस्ट से वो क्लास लेता था। सही, सही। तो ये ऐसा नहीं है। तो और अगर इंटरेस्ट से आप क्लास लें, डिस्कशन बेस करें और स्टीरियोटाइप पढ़ाई ना कराएं। लेक्चर एक तो होता है कि जी आप आए, लेक्चर आपने लगाया कि जी किताब, मतलब आपने स्लाइड ऑन की और स्लाइड पे कहा कि भाई स्लाइड नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 फलां बादशाह इधर पैदा हुआ, हाँ भाई सबने देख लिया, ओके। पॉइंट नंबर 2 फलां बादशाह के बाप का नाम ये था, इस शहर में पैदा हुआ, तीसरा नंबर पॉइंट। अच्छा भाई स्लाइड देख ली सबने, भाई स्लाइड नंबर 2। अब इस तरह डॉक्टर मुइज़ के पास हिस्ट्री पढ़ाने का ऐसा कौन सा गुर है कि बच्चे सुनते हैं? मैं यही क्या है, क्या ऐसी वो क्या चीज़, मैं कैसे इंटरेस्ट डेवलप किया आपने? हिस्ट्री एक्चुअली पढ़ाता मैं हुई नहीं, मैं स्टूडेंट को यही कहता हूँ अब ख़ास करके पिछले कोई 5-6 साल से मुझे इस बात का एहसास हुआ बहुत शिद्दत से कि देखें अब हिस्ट्री के इवेंट्स को जानने के लिए आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है। सही है। आप अम्मार की हैसियत से दुनिया की कोई भी मजमून की कोई भी इंफॉर्मेशन 5 सेकंड में अपने मोबाइल में डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसी। हवाई जहाज़ बनाने से हवाई जहाज़ उड़ाने तक के सिमुलेशन और यूट्यूब वीडियोस पड़ी हुई हैं, सब मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही। जबकि आपने कभी ज़िंदगी में हवाई जहाज़ बनाना भी नहीं, उड़ाना भी, कॉकपिट में कदम नहीं रखा होगा, लेकिन आप उसकी वीडियो देख के सीख सकते हैं कि क्या बुनियादी चीज़ें क्या हैं। सही, ऐसा ही। ठीक है ना। केमिस्ट्री के मुश्किल तरीन प्रैक्टिकल्स, मुश्किल तरीन इक्वेशंस आपको बेहतरीन तरीके से लोगों ने सिखाई हुई हैं, समझाई हुई यूट्यूब के अंदर। तो अब आपको क्लासरूम के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं। क्लासरूम के अंदर जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर ज़रूरत है वो है डिबेट की और डिस्कशन की। सही। और उससे होता है दिमाग कुशादा होता है। और दूसरी बात ये, मैं स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि अब जो मेरे लेक्चर में या मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ वो ये कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आप चीज़ों को देख के समझते हैं, एनालाइज करना सीखें, आर्टिकुलेट करना सीखें, अपनी डिबेट में सवाल करना सीखें और उन बातों का जवाब जब आपको पता चल जाए तो वो जवाब बताना सीखें। सही। क्योंकि आपके अंदर जवाब होता है लेकिन वो जवाब आप अगले तक पहुंचा नहीं पाते। सही। तो वो उसके अंदर कम्युनिकेशन कैसे करनी है, आपको कैसे अगले तक वो बात पहुंचे, ये भी एक बड़ा मुश्किल मरहला है। ये आपको नहीं मिलेगा मोबाइल में। सही। ये आपको मिलेगा ह्यूमन इंटरेक्शन से। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब मैं क्लास में जाता हूँ तो मेरी क्लास में आपने तो खैर मेरे लेक्चर नहीं लिए लेकिन आपके साथियों ने लिए होंगे, आप उनसे पूछ लीजिए कि आज तक कभी भी मैं कोई कागज़ या कॉपी या स्लाइड शो लेकर नहीं गया। मैं ऐसी क्लास में जाता हूँ और जो मौजू होता है उस मौजू पे बहस होती है, डिस्कशन। सही। और डिस्कशन के अंदर चीज़ें निकलती रहती हैं, सवाल जवाब कभी यहाँ कभी दाएं कभी बाएं, हम बातें करते रहते हैं उस तारीख के पहलू के हवाले से। और उसमें बच्चे को पता भी नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया। सही। क्योंकि स्टूडेंट भी उतना ही बोलता है जितना मैं बोलता हूँ। सही।
तो इस वजह से क्लास जो है वो हिस्ट्री की बोरिंग नहीं लगती स्टूडेंट्स सर को। कि डिबेट का फ़ायदा हो रहा है आपको मौजूदा दौर में सोसाइटी के अंदर नज़र आ रहा है कि डिबेट से कोई फ़ायदा हो रहा है? देखिए, एक बात ये कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है इस डिबेट का। हाँ, अब जाहिर है मैं तो अपने क्लासरूम के अंदर 15, 20, 25, 50, 60 बच्चों को एक साथ में पढ़ा रहा हूँ ना, अब उसका मैग्नीट्यूड तो बहुत बड़ा। आप इस बात से आवाज़ लगाइए कि इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि आज क्योंकि अब हमारे पास सोशल मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत पुराने स्टूडेंट से ताल्लुक़ रह गया। मुझे 20 साल हो गए पढ़ाते हुए। सही। तो मैं आपको अपने मोबाइल में मैसेज दिखाऊं कि 15 साल पहले, 18 साल पहले, 20 साल पहले और 10, 15, 5 साल, 8 साल पहले पुराने वाले स्टूडेंट्स जो कि मेरे फेसबुक पे हैं या कहीं और हैं, सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज करते हैं, सर आपकी वो, अब आप मुझे अंदाज़ा लगाइए, वो कह रहे हैं सर 2009 में आपने जो हमारी क्लास में वो टॉपिक डिस्कस किया था ना सर, वो अभी मैं ये चीज़ देख रहा था तो मुझे याद आया वो। अब आप अंदाज़ा लगाइए, आज से 14 साल पुराना लेक्चर उसके जहन में रिपीट हो रहा है। सही। तो मतलब कितनी बड़ी कामयाबी है बेशक मेरी एज ए टीचर कि वो 14, 13, 12 साल के बाद कह रहा है सर उस लेक्चर में आपने वो बात की थी, वो आज मुझे देखें वो सामने नज़र आ रही है। सही। तो ये है एंगेजमेंट, डिबेट का फ़ायदा ये है। सही। हाँ, अगर मैंने सिर्फ बताया होता ये पॉइंट्स, ये 15 पॉइंट्स, 14 निकात याद कराए होते हैं, 14 निकात याद कराए तो वो तो टीचरों को भी नहीं याद होंगे 99%। ऐसा ही है। तो ये तो इस पे नहीं होता। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है वक्त की भी कुछ कमी होगी कि हिस्ट्री में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप जिक्र करते रहते हैं, और जहाँ जहाँ हिस्ट्री हमारी तारीख को जहाँ जहाँ डिस्टॉर्ट किया गया है या जहाँ जहाँ उसका सत्यानाश हुआ है वो एक तरफ है। एक ख़ास मौजू जिस पे मैं चाह रहा था कि अभी 25 दिसंबर गुजरी है, हमेशा उसके ऊपर एक डिबेट शुरू हो जाती है। जिन्ना साहब कौन थे? मतलब आपने तारीख़ को पढ़ा भी है, पढ़ाते भी हैं। जिन्ना साहब कौन थे और कैसा पाकिस्तान चाहते थे? अभी फिर डिबेट चल रही है कि जिन्ना का पाकिस्तान जा रहा है, जमहूरियत ख़त्म हो रही है। क्या चाहते क्या थे जिन्ना साहब? किस किस्म का पाकिस्तान चाहते थे? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज़ाहिर है एक जमहूरी आदमी थे और जमहूरी स्ट्रगल की बुनियाद पे उन्होंने पाकिस्तान का हुसूल किया। उन्होंने तो कोई बंदूक नहीं उठाई, ना लोगों के जिससे कहते हैं कि गिरफ्तारियाँ हुई। कायद-ए-आज़म ख़ुद ज़िंदगी में एक दिन भी ज़ाहिर है जेल की उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी, क्योंकि वो उस तरह की सियासत नहीं करते थे जिसमें जेल जाना पड़े। सही। एहतजाज अगर उनको करना होता तो वो एहतजाज, पॉलिटिकल एहतजाज करते थे, लेटर लिखते थे, तकरीर करते थे एहतजाजी तौर पे, और वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के अंदर, या एहतजाजन अपनी जो सीट होती थी उससे रिज़ाइन कर देते थे। मतलब जैसे 1919 अप्रैल में, मार्च में एक्चुअली आया था वो रॉलेट एक्ट, जब वो पास हुआ, वो मेंबर थे वाइसरॉय काउंसिल के, तो उन्होंने एहतजाजन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने कहा मैं इस मेंबर इसका मैं इस असेंबली का मैं हिस्सा नहीं रह सकता जिसने ऐसा लॉ पास किया। ये उनका तरीका था। तो ये इस तरह की सियासत करते थे वो, जाहिर है, और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पॉलिटिक्स में वो बिलीव करते थे, और लोगों की जमहूर की जो बात करते थे उसके हिसाब से ही कोशिश करते थे कि उस पर अंदर दायरे में रह के चीज़ें की जाएं। तो ये उनका एक पाकिस्तान का फॉर्मूला था। प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम लीग ने जितनी भी पॉलिटिक्स की है, अब ये बड़ी अजीब सी डिफरेंट बात मैं करने जा रहा हूँ जो शायद हमारी डिबेट में नहीं आती है यूजुअली। मुस्लिम लीग का सारा जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है और सारी की सारी जो पॉलिटिकल बेस है, जिसमें जो वोटर उन्होंने तैयार किया था, वो तो इंडिया में रह गया। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 1937 के इलेक्शंस की। जी हाँ। 1937 का जो इलेक्शन है, हाँ, उसके अगर आप नताइज देखें, जी हाँ, तो मुस्लिम लीग के, अब फिर वो अगेन बात, मैं सिर्फ डेटा पे बात कर रहा हूँ, मैं मेरा कोई सियासी तज्जिया नहीं है, बल्कि मैं तज्जिया भी नहीं दे रहा, मैं लोगों को आगाही दे रहा हूँ कि आप जाके वो डेटा उठा के खुद पढ़ लें। हाँ, खुद देख लें 1937 के इलेक्शन। ना मैं कोई बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ डेटा पढ़ें। डेटा ये कह रहा है, वो ये डेटा ये बता रहा है आपको कि 11 सूबे थे। जी हाँ। 11 सूबों में से सबसे अच्छी कारकर्दगी जो रही मुस्लिम लीग की, उन 8
7 सूबों में रही, जो 7 सूबे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने, बॉम्बे, यूपी, सीपी किस हवाले से? क्योंकि जितने कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए और जितनी मुसलमान सीटें थी वहाँ पे सही सेपरेट इलेक्टोरेट के होते हुए, उसमें उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से सीटें जीती। सही है, ऐसे ही था बिल्कुल। ठीक है, अब आप आ जाइए उन 4 इलाकों पे, 4 सूबे जो पाकिस्तान में हैं। एक था बंगाल, सही है, वहाँ पे बंगाल में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, 250 सीटें थी, 250 में से मुस्लिम लीग ने जीती थी 39, सही, जो कि बनती है तकरीबन 16-17%, और कांग्रेस की थी 51, सही, और प्रूजा कृषक की थी 36-37, सही। सिंध में आ जाइए, सिंध में थी 60 सीटें टोटल, 60 सूबाई असेंबली की। मुस्लिम लीग की उसमें थी 0, सही, 0। कांग्रेस की थी 7 या 8। NWFP चले चलते हैं, NWFP में थी 50 सीटें सूबाई असेंबली में, उसमें मुस्लिम लीग थी 0, और कांग्रेस पार्टी थी 18-19, ऐसे ही था। पंजाब में सीटें थी टोटल जिन पे इलेक्शन हुआ 175, 175 में से मुस्लिम लीग जीती 1। ये तो जो मुस्लिम लीग जो खाब लेके चल रही थी, वो सियासी कल्चर की बात कर रहा हूँ। सही, लेकिन वो तो सर 1937 है ना, 37 में तो पाकिस्तान की बात नहीं हुई। मैं देखिए, अब आपने कहा ना कैसा वो जो पाकिस्तान का और जो सियासी कल्चर उन्होंने डेवलप किया था। देखिए, मुस्लिम लीग बनती है 1906 में, जी हाँ, इलेक्शन हो रहा है 1937 में, 31 साल हो चुके। 31 साल की स्ट्रगल में मुस्लिम लीग का जो वोट बैंक है वो इन इलाकों में है ही नहीं। सही है, 31 साल के, और 1946 में इन इलाकों में वो जीते। हाँ, तो 1946 में जब वो इन इलाकों में जीते थे, तो उसमें मुस्लिम लीग ने गेन तो किया था वोट बैंक, लेकिन उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि वो मुस्लिम कैंडिडेट्स और वो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने मुस्लिम लीग को 37 में हराया था, हाँ, वो मुस्लिम लीग के खिलाफ नहीं खड़ी हुई, बल्कि उनके साथ मिल गई। बिल्कुल ऐसी है वो जिन्ना साहब ने जो बाद में पॉलिटिक्स की सारी। तो वो मेरा जो बुनियादी नुक्ता है वो ये कि इन इलाकों में जो पाकिस्तान बने, उन्होंने जिन्ना साहब की उस पॉलिटिक्स को उस तरीके से नहीं सीखा ना अडॉप्ट किया, बल्कि जो उनके लोकल लीडर थे, जो भी थे, वो उनको वोट देते हुए उस तरफ चले गए। सही, ऐसे ही था। अब वो कायदे आज़म और मुस्लिम लीग से उस तरीके से उनकी वो वाबस्तगी भी नहीं थी, हाँ, जो उनकी अपने लीडरान से थी सियासी तौर पे, अगर आप देखा। सही, और इसी वजह से पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद मुस्लिम लीग एकदम अपनी पॉपुलैरिटी पाकिस्तानी सूबों के अंदर खो देती है। बिल्कुल खो देती है। सही, ये वजह है। सही। तो जिन्ना साहब का फिर पाकिस्तान का जो एक वो तरबियत, सियासी जो तरबियत थी वो नहीं हो सकी। सही। तो इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ मैं इसके अंदर एक और ऐड कर लेता हूँ ताकि आप और उसको वजाहत के साथ क्लियर कर लें। आइडियोलॉजी के हवाले से भी एक चीज़ बहुत डिबेट चलती रहती है। ये तो आपने उसका एक टेक्निकल जवाब दिया। आइडियोलॉजी के हवाले से जिन्ना साहब को क्या हम पढ़ा सकते हैं कि जिन्ना साहब क्या थे? आप कायदे आज़म के मतलब आइडियोलॉजी पढ़ाए बगैर आप किस तरह से फिर पाकिस्तान की बुनियादें बनाएंगे? तो जिन्ना साहब की आइडियोलॉजी क्या थी? कायदे आज़म की आइडियोलॉजी बड़ी सादी सी थी कि एक जमहूरी कल्चर होना चाहिए। सही है। और उस जमहूरी कल्चर के अंदर जिसका जो रोल है उसको वो प्ले करने की ज़रूरत है। और रियासत जो है वो अपने तमाम शहरियों के बराबर के हुकूक दे। यहीं से तो फटा पड़ जाता है। सादी सी बात है, यहाँ से तो फटा पड़ जाता है। देखिए ना, अब तमाम शहरियों को जो भी शहरी उस रियासत के अंदर रहना चाहता है, सही, उसको उसका जायज़ हक मिलना चाहिए। सही। अच्छा, अब ये वो बुनियाद है, ये वो बात है कि जिस बात के ऊपर पाकिस्तान बना। सही। क्योंकि जो रियासत पाकिस्तान बनने से पहले थी, जिसमें हम थे, जिसका हम हिस्सा थे, उस रियासत के अंदर मुसलमानों को बराबरी के हुकूक नहीं मिल रहे थे। तभी तो आज़ाद रियासत बनाई गई थी कि हमें बराबरी के हुकूक, अब हम खुद अपने आप को हक देंगे। सही। तो ऐसी रियासत बनाने के बाद ये मुमकिन नहीं है कि उस रियासत में दूसरे शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी की जाए माइनॉरिटी की बेस पे। सही। मतलब ये तो बुनियादी बात है ना। सही।
ये बुनियादी बात है। सही। तो सर उसकी वजह से जो फिर बाद में पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम हम देखते हैं, आज भी उसको फेस करते हैं किसी हद तक, जिस शायद उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया गया या उस ख्याल को कबूल नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये है कि फिर हमारे यहाँ जो एक बहस है कि एक इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत थी या फिर एक लिबरल या एक सेकुलर स्टेट थी, अगर आप उसको एकेडमिकली चंद जुमलों में समझा सकें लोगों को, या जो हम आपके तालिब इल्म भी हैं। देखिए पाकिस्तान जो है, हाँ सादा सा सवाल आपसे भी है क्योंकि आपने सवाल किया और जो नाजरीन हैं जो देखने वाले इस पॉडकास्ट के वो भी हैं। पाकिस्तान किस जद्दोजहद के नतीजे में अमल में आया? सही, जमहूरी जद्दोजहद। बस बात ख़त्म हो गई ना। सही। आपने ये किस बुनियाद पे अंग्रेज़ों को कायल किया और कांग्रेस को आईना दिखाया कि पाकिस्तान बनना चाहिए? वो बुनियाद क्या थी? वो बुनियाद ये थी कि इस खत्ते के लोग 1945-46 के जो विंटर इलेक्शंस थे उसमें उन्होंने इस एजेंडे पे वोट दिया है कि उनको एक अलग रियासत चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मुस्लिम लीग ने सिर्फ एक एजेंडे पे वोट मांगा था, वो था पाकिस्तान का बनना। सही। पाकिस्तान के बनने पे उन्होंने क्लीन स्वीप किया। सही। जब क्लीन स्वीप किया तो उन्होंने कहा भाई ये नतीजा है, इन खित्तों के इलाके के लोगों ने ये नतीजा दिया है हमारे इस एजेंडे के ऊपर। सही। मुल्क बनना चाहिए, बात खत्म हो गई। तो मतलब हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें ना, हम ये ना करेंगे जी फलाना क्या कह रहा था, फलाना क्या कह रहा था। आप सीधी सीधी बात कीजिए कि पाकिस्तान की वजूद इस बुनियाद पे आई ना। सही है। और पाकिस्तान की क्रिएशन जो है वो कोई आम चीज़ नहीं है। उसकी वजह लोग कहते हैं पाकिस्तान की आज़ादी हुई, मैं कहता हूँ नहीं, पाकिस्तान की तख्लीक हुई। अच्छा, क्रिएट हुआ है पाकिस्तान। सही। वो 47 से पहले क्या पाकिस्तान था? नहीं था ना। बिल्कुल ऐसा। आज़ादी तो उस इलाके को मिलती है कि जो पहले कभी आज़ाद था। सही है। फिर वो महकूम हो गया, फिर उसने तो जिद्दोजहद की, फिर वो आज़ाद हो गया। सही है। तो बनाई पहली दफ़ा है। सही। लफ्ज़ पाकिस्तान 1930 में आया चौधरी रहमत अली के नाम से, चौधरी रहमत अली के नाउ और नेवर के अंदर। जी बिल्कुल। उससे पहले तो लफ्ज़ पाकिस्तान भी नहीं था। सही। तो खित्ता था, इस खित्ते के अंदर आबादी थी और ये खित्ता जो था एक बहुत पुरानी रियासत या बर्रे सगीर उसका हिस्सा था। सही। एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन का हिस्सा था जहाँ पे मुसलमानों की आबादी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मुसलमानों ने बोला कि भाई अब हमारा आपके साथ गुजारा नहीं होता, हमें अलग मुल्क चाहिए। सही। उनका बुनियादी, आप IR के स्टूडेंट है, आपको पता नेशन स्टेट सिस्टम। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो नेशन स्टेट सिस्टम को जब आप लेके चलते हैं तो नेशन स्टेट सिस्टम की जो स्टार्ट है, जो पहली चीज़ है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 की, वो उसी बुनियाद पे है। सही। कि हॉलैंड को और आपने स्विट्ज़रलैंड को जब आपने तख्लीक किया कि भाई आबादी के लोग यहाँ पे ये रहने वाले, इनके मुल्क बनना चाहिए। सही। फिर उसके स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस होते होते यहाँ तक बात। तो नेशन स्टेट सिस्टम का जो प्रोसेस है उसके ऊपर कायदे ने डिबेट किया भाई नेशन स्टेट सिस्टम जो कि इस वक्त नया वर्ल्ड ऑर्डर, उस वक्त का वर्ल्ड ऑर्डर यही था। सही। कि भाई लोग एक खित्ते के कहते हैं कि हमें आपके साथ नहीं रहना, तो उनका हक है कि वो नेशन स्टेट सिस्टम की बुनियाद हो जाए। सही। बस नेशन स्टेट में और हमारे उनमें फ़र्क ये था कि नेशन स्टेट सिस्टम का एक जो पहलू था कि एक एथनिक ग्रुप, वो हम पे नहीं था, लेकिन बाकी चीज़ें तो सब आ रही थी ना, फेडरेशन तो बनती थी। सही है। नेशन स्टेट सिस्टम की भी दो किस्म की है ना, एक तो फेडरेशन है और एक यूनिटरी टाइप है। तो यूनिटरी में तो एक सिंगल एथनिक हो गया, तो मल्टी एथनिक भी तो रियासतें होती हैं उसमें कोई तो अगर वो जान। और यही चीज़ आपके हुई थी कि भाई सूबे की असेंबलियाँ डिसाइड करें, सूबों की असेंबलियों ने कहा कि पाकिस्तान चाहिए, बन गया पाकिस्तान। सर एक से आप और बहुत ज़्यादा इन्हीं दिनों में घूमता रहता है वो, ये भी आप अगर जैसी बात है हिस्ट्री के वाले से आपके पास फैक्ट्स भी हैं और आप अकेडमिकली जानते भी हैं इन सारी चीज़ों को। जिन्ना साहब का एक हम बहुत कोटेशन जब ख़ास तौर पे आता है वो ये सुनाया जा रहा होता है कि जिन्ना साहब ने जब पूछा गया कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो जिन्ना साहब ने कहा कुरान मजीद जिन्ना साहब के मुताबिक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये हकीकत है या सिर्फ एक देखें फ़र्जी बात है? देखें जिन्ना साहब मैंने ये इसका हवाला प्रॉपर तरीके से मेरे जहन में फ़िलहाल नहीं है कि कौन सी जगह पे क्या उन्होंने कहाँ पे तकरीर की, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ये बात कही है उन्होंने, तो इसमें बुनियादी सवाल ये पैदा होता है, प्रोग्रेसिव कुरान शरीफ जो है ना एक प्रोग्रेसिव किताब है, रिग्रेसिव नहीं है। कुरान शरीफ एक ऐसी किताब नहीं है जो आपको पीछे लेके जाए। सही है। कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है, और ये बात मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। सही है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रहनी दुनिया तक तुम्हारे लिए मसले रहा है, तुम्हारे ज़ाब्ता हयात है। अब रहती दुनिया तक का मतलब यही है कि प्रोग्रेसिव जो चीज़ें, जो मामलात
उस ज़माने में उस वक़्त तक नहीं आई थी। आपको उनको कुरान शरीफ के असूलों की बुनियाद के ऊपर इनकॉर्पोरेट करना है। सही, ठीक। आप इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। सही, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मसलन शरीयत के अंदर क्राइम्स, क्रिमिनल प्रोसीजर लिखा हुआ है पूरा कि भाई फलाना चोर, ये वो, कातिल की सज़ा ये। साइबर क्राइम को किस तरह से कैसे डिफाइन कर? तो साइबर तो था ही नहीं उस ज़माने में। सही, ठीक है ना। तो अब आपने बुनियाद तो बनाएंगे ना साइबर क्राइम की कि भाई कुरान शरीफ की रूह से ये चीज़, ये क्राइम बनती है। बिल्कुल ऐसी बनाएंगे ना कोई ना कोई। सही सर। वैसे तो अब एक छोटी सी मिसाल, अब दूसरी एक मिसाल है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरज जब देख के रोज़ा रखो और सूरज देख के रोज़ा खोलो। सही। एंटार्क्टिका में क्या करेंगे? 6 महीने का रोज़ा रखेंगे आप। सही। वो कुरान शरीफ में, लेकिन आप उसको लेके चलेंगे ना कि भाई कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ना। वहाँ तो 6 महीने का दिन है, 6 महीने की रात है। सही है। तो उस ज़माने में तो लोग नहीं पहुँचे थे एंटार्क्टिका, लेकिन अभी अगर फ़र्ज़ करें कोई साइंटिस्ट पहुँच गया तो क्या करेंगे आप? क्या वो रोज़ा ना रखे इस हवाले से? क्या नमाज ना रखे? फिर तो उसकी साल की 5 नमाजें होंगी। सही। एक फजर पड़ेगा, फिर 4 महीने के बाद फिर वो ज़ोहर पड़ेगा, फिर 3 महीने के बाद वो असर पड़ेगा, फिर उसके 2 महीने के बाद मगरिब पड़ेगा और उसके 4 महीने के बाद ईशा पड़ेगा। सही। तो ये तो नहीं, मुमकिन नहीं है ना, वो तो सूरज का एक साइकिल है वहाँ पे। सही। और कुछ जगहें आज भी दुनिया में ऐसी जहाँ 30 दिन के लिए सूरज निकलता है, 30 दिन के लिए रात होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे आपने रोजे, अगर मुसलमान या तो जाए ना वहाँ पे, सही, कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे वहाँ पे क्योंकि 30 दिन के लिए तो हम तो रोज़ा नहीं रखते। सही। तो कोई ना कोई रास्ता तो निकाला है ना आपने। सही। इसी तरीके से हवाले से जो मॉडर्न जमहूरियत है जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है कुरान शरीफ से, उसको आपने रास्ता निकालना है। आपको ये तो उलमा कराम का काम है कि वो किस तरह से निकालते हैं, मेरा और आपका नहीं है। लेकिन ये कि हाँ, डिबेट में जब आएंगे तो वो ये भी आना चाहिए, एकेडमिक्स के लोग भी बैठे हैं, उलमा कराम भी बैठे हैं कि भाई क्या चीज़ मुतसादिम नहीं है कुरान शरीफ में। सर जैसे जिन्ना साहब हैं, जिन्ना साहब लॉ भी जानते हैं, जैसी बात है, उनसे अच्छा लॉ कोई नहीं समझता होगा उस दौर में। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये सारी डिबेट करते हैं, तो क्या जिन्ना साहब यकीनन जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है? उसके बाद भी क्या वो इस चीज़ को कबूल कर सकते हैं? क्योंकि हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन को समझते, पढ़ते, जानते हैं, जो हम क्या कहते हैं वेस्टर्न दुनिया के बाद से जानते हैं कि उसके अंदर पब्लिक विल मौजूद होती है। तो कुरान मजीद के अंदर कोई पब्लिक विल तो उस तरह से हम अपनी तौर पे तो नहीं होता, एक अहकामात हैं, एक डिवाइन अथॉरिटी से हमें अहकामात दिए गए, हम उसकी बुनियाद के ऊपर जा रहे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो आप खुद डेवलप कर रहे होते हैं। ये कैसे दो अलग अलग चीज़ें हैं कि जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन तब बना लेंगे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रियासत मदीना बनी। सही, बन गई। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनी। सही। उसके अंदर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के असूल वही थे जो कुरान शरीफ के थे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हर बात जो उसमें लिखी हुई थी वो कुरान शरीफ एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं था। सही। राह मिल गई ना आपको। बिल्कुल ऐसे ही राह मिल गई, असूल मिल गए आपको। उसूल की बुनियाद के ऊपर आप असूल लेंगे कुरान से पूरे अहकामात, अहकामात तो अहकामात असूल में आ गए। सही है। मैं कह रहा हूँ अल्फाज नहीं लेंगे एग्जैक्ट। सही। और मदीने की रियासत का जो कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़ लीजिए। सही। वो कुरान शरीफ के उसूलों पर, अल्लाह के अहकामात पे है। लेकिन वो कुरान शरीफ की आयत एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। सही। ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना गए कॉन्स्टिट्यूशन ना अपने हिसाब से। बिल्कुल ऐसे। तो जो रियासत जहाँ पे जिस तरह की होगी उसको उस तरह से अडॉप्ट करना पड़ेगा। सही, बिल्कुल ऐसे ही। उस जो पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन है मदीने की, उसके अंदर बनु कुनैका, बनु हुनैज़ा के बारे में उन्होंने अहकामात दिए कि भाई ऐसे 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 चलना है आपने। सही है। और उनको रियासत का हिस्सा रखा। सही। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। उनको ये नहीं किया कि इनका कताल कर दो। हाँ, जब बन रही थी, बाद में वो अलग, जो शुरू में जब बिल्कुल ना उनको ये कहा कि इनकी मस्जिद, उनकी इबादत गाहें खत्म कर दो, ना ये कहा कि इनको मुल्क बदर कर दो। सही, बिल्कुल। उन्होंने कहा रियासत का हिस्सा है, मदीने में रहते थे, पहले से रहते थे, इस्लाम की दावत दी, दावत देंगे, हम कबूल करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो ये इनके असूल है, इसके हिसाब से रहेंगे। सही। असूल तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्स्टिट्यूशन का असूल दे दिया आपको। सही। अब आपको उसमें से राह निकालनी है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपकी बात समझ गया सर। बिल्कुल। हाँ, सीधी सी बात है। सर एक चीज़ और भी थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा हिस्ट्री के हवाले से। हमारे एक और प्रॉब्लम ये है कि हिस्ट्री एक हमारी लेफ़्ट हिस्ट्री है, एक राइट हिस्ट्री है। हम सुनते ही है ना कि भाई एक लेफ़्ट की हिस्ट्री, एक राइट की हिस्ट्री है। आपका ख्याल है कि ऐसा है क्या, हिस्ट्री लेफ़्ट और राइट में डिवाइड है? और अगर है तो क्यों है? और थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दें कि लेफ़्ट और राइट से क्या मुराद है। भाई देखें,
लेफ़्ट और राइट का जो तसव्वुर है और जो आइडिया है ना, उसको ज़रा समझें कि ये है कि एक्चुअली राइट का मतलब होता है वो लोग के जो ऑर्थोडॉक्सी पे और क्या नाम है, पुरानी कदामत परस्ती पे बिलीव करते हैं। लेफ़्ट के जो लोग हैं वो मॉडर्न और प्रोग्रेसिव हैं और रेडिकल्स कहलाते हैं, जो चेंज माशरे में चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि ये दोनों का एग्जिस्ट करना किसी भी माशरे के लिए एक बहुत ही हेल्दी अलामत है। अच्छा, जाहिर है, सही, क्योंकि जब मुख्तलिफ आरा होंगी तभी तो बेस्ट निकल कर आएगा। सही, जो सिर्फ सूरज रहेगा तो फिर हाँ दुनिया की, या सिर्फ अंधेरा होगा तो क्या होगा। रोशनी भी ज़रूरी है। तो हर चीज़ का जो है ना हाँ। एग्जिस्ट होना, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दोनों ही की अहमियत है। सही है। कोई ये कहे कि कोई लेफ़्ट वाला कहेगा नहीं भाई ये हमारे माशरे में तो राइट होना ही नहीं चाहिए, और राइट वाले कहेंगे नहीं हमारे माशरे में तो लेफ़्ट को होना ही नहीं चाहिए, हमें निकाल देंगे इनको। तो ये मुमकिन ही नहीं है। ये तसव्वुर गलत नहीं, मुमकिन जाहिर है, पहली बात तो मुमकिन भी नहीं है, लेकिन ये सोच तसव्वुर भी गलत है। ये सोच भी गलत है। और इसी को कहते हैं फ़लसफ़े की ज़ुबान में कहते हैं, शायद आपने पढ़ा हो, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। सही। तो थीसिस और एंटीथीसिस पे अमल नहीं होता, हमेशा सिंथेसिस पे अमल होता है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस ये इम्पोर्टेंट है किसी भी माशरे की प्रोग्रेस के लिए। सही। इस हवाले से कि अगर आप देखें तो इनकी एग्जिस्टेंस जरूर। अब दूसरी बात आपने कही कि ये इनकी तारीख के हवाले से, हाँ। जाहिर है वो अपने हिसाब से तारीख देखते हैं, हाँ। वो अपने हिसाब से तारीख देखते हैं। सही। अपने आईने से और अपनी चीज़ों को, क्योंकि उनका दोनों की ही अपनी सोच होती है, और उस सोच के अंदर उन्होंने जब अपनी ऐनक लगाई हुई होती है, उसी के फिल्टर से वो हर चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, हर चीज़ को पेश करते हैं दूसरों के सामने। सही गलत का फैसला कैसे होगा? सही गलत का फैसला सिंथेसिस में होगा ना, कि भाई इसके नतीजे क्या हैं, और इसमें कॉम्प्रोमाइज़ आपको डिबेट से निकलेगी ना, अब दुनिया में यही हुआ है हमेशा। अच्छा, हमेशा यही हुआ है। दुनिया के जितने भी माशरे आप देख लें आज, हाँ। जो कि आप जिनको आप तरक्की याफ्ता कहते हैं, जो कि आज ताकतवर हैं, उनमें यही हुआ है। अच्छा, हाँ, मैं आपको बहुत सारी मिसालें लोग देते हैं उसकी, फ्रांस के रेवोल्यूशन की, जी, इनकलाब आया और फ्रांस बदल गया। ये बात कैटेगोरिकली गलत है कि फ्रांस में इनकलाब आया और फ्रांस बदल गया। अच्छा, कैटेगोरिकली गलत है। उनको पता ही नहीं है कि फ्रांस की तारीख क्या है। सही। उनको सिर्फ फ्रांस का इनकलाब का नाम सुना है। सही। और उन्होंने उसके बारे में लोगों से सुना है कि बहुत ज़बरदस्त था, बस हाँ, ये पता उसके बाद ये हुआ। फ्रांस के इनकलाब में जितनी कत्ल गारत हुई है शायद ही किसी इनकलाब में हुई है। नंबर 1। नंबर 2, फ्रांस के इनकलाब का नतीजा यह निकला कि फ्रांस के इनकलाब का जो हीरो बन के निकला नेपोलियन, वो खुद बादशाह बन गया। सही। ये नतीजा निकला। फिर फ्रांस के इनकलाब का नतीजा निकला कि वो बादशाह बन के, अच्छा, और जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो कि लोगों की आवाम के लिए आए थे, मैं नेपोलियन से पहले की बात कर रहा हूँ, जो कि नेशनल असेंबली जिन्होंने बनाई और नेशनल कन्वेंशन बनाई, उन्होंने 40-50 हज़ार लोगों का किताल किया है, वो जो कि वो समझते थे कि हमारी सोच के खिलाफ है, जिसमें रॉबेस्पियर एक बहुत बड़ा नाम है। ये सारे नाम मैं इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो वो गूगल कर देख सकता है। तो रॉबेस्पियर ने जो नाम था कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, सही, और उसके तहत हज़ारों लोग कत्ल कर दिया गया, और रॉबेस्पियर का भी कत्ल हुआ पार्लियामेंट के अंदर, और उसको कुछ और ने कत्ल कर दिया। सही। बादशाह की बीवी मलका को सरेआम सर कलम कर दिया गया। ये था फ्रांस का इनकलाब। सही। उसके बाद फ्रांस के अंदर आपको मालूम है, आज आप गूगल जाइए और गूगल पे लिखिए फ्रेंच रिपब्लिक या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, वो 1956 में बनी है मौजूदा फ्रांस, और उसके ऊपर लिखा हुआ है 5th कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 5th रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस में 1789 से लेके 1956 तक 160-65 सालों के अंदर 5 इनकलाब आए, 5 रिपब्लिक्स बनी है, तो ये जाके आज फ्रांस नज़र आ रहा है। वो 170-75 साल किसी को नहीं पता, बस कहने को फ़लसफियाना तौर पे अपनी फ़लसफ़ा झाड़ने के लिए मियाँ फ्रांस का इनकलाब चाहिए पाकिस्तान में। सही। भाई पता तो कर लो फ्रांस का इनकलाब है क्या। सही।
तो ऐसे नहीं है। हाँ। अमेरिका के अंदर भी ऐसे नहीं हो, अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ी स्ट्रगल है। सही है। वहाँ पे भी ज़बरदस्त किस्म के फेडरलिस्ट पेपर्स पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कि अमेरिका कैसे बना है। अमेरिका के अंदर भी जो है दो किस्म की राय थी, वो फिर निकलते फिर अमेरिका वो बना है जो आज तक पहुँचा है। तो ये इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड के अंदर भी ट्रेडिशनलिस्ट थे, कंजर्वेटिव्स थे, और आज भी जो उनकी दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यही इसी बुनियाद पर ही वो यही है, एक राइटिस्ट है और एक लेफ्टिस्ट है आज तक। सही। और इंग्लैंड क्या बेकार हो गया, मुल्क खत्म हो गया क्या? नहीं, इंग्लैंड के अंदर जो एक कंजर्वेटिव पार्टी कहलाती है और दूसरी पार्टी जो है वो आपकी लेबर पार्टी है। सही। तो लेबर पार्टी जो है वो प्रोग्रेसिव रेडिकल्स हैं और कंजर्वेटिव्स जो है वो कंजर्वेटिव जाहिर है नाम से उनका चल रहा है, तो वो भी इसी तरीके से है। अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स का भी यही हाल है। डेमोक्रेटिक जो है वो क्या नाम है प्रोग्रेसिव और लिबरल कहलाते हैं, रिपब्लिकन्स जो हैं वो नेशनलिस्ट और ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं, राइट विंग कहलाते हैं। ऐसा ही है। तो दुनिया के अंदर ये एग्जिस्ट करेंगे तभी तो दुनिया आगे बढ़ेगी। सही। तो ये हमारे यहाँ जो ये तस्वुर आगे आगे भैया कि राइटिस्ट हैं तो भैया लेफ्टिस्ट नहीं चाहिए, लेफ्टिस्ट है तो राइटिस्ट, ये तस्वुर। अब आपने जैसा भी पूछा कि क्या तो कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। मिसालें मैंने आपको दे दी। सही। दुनिया के हर इनकलाब, और इंग्लैंड की आपने बात की तो इंग्लैंड के अंदर जो सबसे पहली बड़ी रेवोल्यूशन आई थी वो ओलिवर क्रॉमवेल की आई थी 1640s में 50s में, और उसने इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स फर्स्ट को हटा के वहाँ पे रिपब्लिक अपनी वो बना ली थी और प्रोटेक्टोरेट, और वो खुद बन गया था प्रोटेक्टर जनरल। और उसको लोगों ने कत्ल कर दिया कि नहीं हमें बादशाही निज़ाम वापस चाहिए, हमें जमहूरियत नहीं चाहिए। हाँ। सही। और फिर वहाँ से चल के आज ऐसे पहुँचा है कि आज उनके यहाँ किंग है लेकिन किंग की ताकत नहीं मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। तो यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री अगर जैसे आपका भी कहना है कि भाई हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट अगर किया जाता है, लेकिन वो एक हम ये कह सकते हैं कि वो दो अलग अलग पहलू हैं और दोनों को पढ़ा देना चाहिए। सर अब तक आप इतने अरसे जो पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री में, अगर बस उसको बात को अगर हम ख़त्म करने की तरफ जाएँ तो क्या हिस्ट्री पढ़ाने का आपको माशरे में कोई फ़ायदा नज़र आया है या नुकसान नज़र आया? क्योंकि लोगों ने हकीकत को जान भी लिया। हमारे बहुत ये डिबेट रही ना कि भाई हकीकत जान लेंगे तो शायद मुल्क में कोई तब्दीली आ जाएगी, इनकलाब आ जाएगा। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या हकीकत जानने के बाद कुछ तब्दीली आ सकती है, या फिर उसका सिर्फ जान लिया उसके बाद क्या कर लेंगे? आप कुछ ही नहीं कर सकते। स्टेट के पास जो पावर है रियासत के पास, वो फिर भी उस सारी चीज़ को मैनेज कर सकती है। क्या ख्याल, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं या आपकी क्या सोच है इस हवाले से? देखिए, हिस्ट्री को जानना तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको चीज़ों को समझना आना चाहिए। अभी हमें चीज़ों को समझना नहीं आता, हम बहुत ही रिएक्टिव हैं और अभी तक पाकिस्तान के अंदर सियासी कल्चर नहीं है। सही है। मैं बिला तफरीक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तमाम लीडरशिप और तमाम वोटर्स और सपोर्टर्स का तस्करा कर देता हूँ। आज कोई पार्टी ए का लीडर ये कहता है कि जी फलां चीज़ें अच्छी हैं, और आज से 1 साल के बाद हालात बदलते हैं, कहते हैं नहीं ये तो बहुत बुरी चीज़ें हैं। सही। और हमारा वोटर कहते हैं हाँ हमारा लीडर तब भी ठीक था, आज भी ठीक है। सही है। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे ये बिला तफरीक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप तो देख लीजिए आज कौन किस चीज़ को जायज़ करार दे रहा है और कौन किस चीज़ को नाजायज़ करार दे रहा है। बिल्कुल। अच्छा, यही लोग पिछले कुछ साल पहले कुछ और कह रहे थे, ऐसे की जगह यूं था, तो वो कहते थे कि नहीं वो जायज़ है वो नाजायज़ है। अब वो कहते नहीं ये जायज़ है वो जायज़ है। फिर उसके पहले कोई और लोग कहते थे, उससे पहले कोई और लोग कहते थे। सही। तो हमारे माशरे में जब तक वोटर सपोर्टर को शऊर नहीं आएगा, जब तक ये पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जो मैं कह रहा हूँ अगले ने मान लेना है। सही है। तो जब अगले ने मान लेना तो मुझे किस चीज़ का डर है? किस चीज़ का डर है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आज कहता हूँ कि भाई ये वाला जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये इस मोबाइल फ़ोन की वजह से ही पाकिस्तान में सारे प्रॉब्लम है। तो मेरा वोटर कहता है आग लगा दो इस मोबाइल फ़ोन को। 2 साल के बाद मैं कहता हूँ नहीं, ये जो मोबाइल फ़ोन है ना यही पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है। तो मेरा सारा वोटर जाके ख़रीद के लिए आता है वही मोबाइल फ़ोन। सही। हमारा जब वोटर और सपोर्टर ये है तो आप लीडर से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्यों चेंज होगा? क्यों चेंज होगा? ऐसा ही है। वो क्यों चेंज होगा? सही। वो मतलब कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसे वोटर और सपोर्टर के होते हुए चेंज हो कि नहीं यार मुझे कोई बेहतरी करनी है। भाई आप पूछे ना उससे कि भाई क्यों 2 साल पहले तुमने कहा था ये मोबाइल फ़ोन बहुत बुरा है,
तो आज तुम ये क्यों कह रहे हो, हम तो नहीं मानेंगे। नहीं तो सर इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं, मतलब ये हम कैसे रिजॉल्व? हमारे यहाँ सियासी शऊर नहीं है ना, मैंने आपको ये तो समझा। तो लोग तो बार बार कह रहे हैं कि हमारे तो सियासी शऊर ही तो आया है कि वजीर आजम से सवाल हो रहे हैं, लम्स के अंदर जाएं तो उनको गला पकड़ लेता है कोई, कहीं और पहुंचे तो वहाँ लोग सवाल कर रहे हैं, लोग कैंडिडेट्स निकल रहे हैं तो लोग जूते मार रहे हैं, बोल रहे हैं शऊर आ गया है। तो हमारे तो बता रहे हैं शऊर तो आ गया है, हम तो सवाल कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपने की है और इसका जवाब मैं ये देता हूँ कि शऊर तब है कि जब हम उससे सवाल करें जिसको हम सपोर्ट करते हैं। सही। शऊर ये नहीं है कि मैं अपने मुखालिफ से सवाल कर रहा हूँ। सही, नहीं बहुत अच्छी बात है। हाँ सही। हाँ, मुखालिफ से तो सवाल पहले भी हो रहा था, पहले भी हो ही रहा था, पहले भी उसको आप ये तो शऊर पहले दिन से था। सही। अयूब खान ने चीनी की क्या नाम है कीमतें बढ़ाई थी, तीन लोग निकले सड़कों पर, उसका नाम रख दिया चीनी चोर। सही है। ये शऊर तो तब भी था। सही है। ये शऊर तो 1937 में भी था, 77 में भी था, जब भुट्टो साहब के खिलाफ लोग पीएनए में निकले हुए थे कि भाई तुमने धांधली की है। हाँ। ये शऊर नहीं है। सही। शऊर ये है कि जिसको आप सपोर्ट करते हैं आप उससे सवाल करें। सही। मुखालिफ से तो सवाल पहले दिन से हो रहा है। सही। तो पहले दिन से हो रहा है। इसका मतलब है अभी शऊर की मंजिलों से बहुत दूर है हम ये भी हमारा हमारे शऊर की कमी है कि हम इसको शऊर कह रहे हैं। सही। मैं आप पाकिस्तान की तारीख 76 साल की आपके सामने रख देता हूं कि मुखालिफ से तो सवाल हमेशा से हो रहा है। सही। नहीं सर, आपने मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। हमारे तमाम सहाफ़ी, तमाम तज्ज़िया निगार बहुत परेशान है कि यार इस मसले का हल क्या है। शायद अगर वो इसी बात को कन्वे करने में कामयाब हो जाए कि भाई आपके पास शऊर ये है कि आप अपनी लीडर से सवाल करें। सही। कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं और हमने आपको साथ दे दे के यहाँ तक पहुँचाया है और आगे भी लेके जाएंगे, मगर ये जो आपने बात की है ना, ये बात मुनासिब नहीं है और हम इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही हम आपको इजाज़त देंगे कि आप हमारे वोट का इस्तेमाल करके ये काम दोबारा करें। ये है शऊर। असल शऊर ये है। ये कब आया पाकिस्तान में? सही। ये अगर आपको नज़र आया तो मुझे बता दीजिए। सही, बिल्कुल है। सही। काकड़ साहब से या जरदारी साहब से या बिलावल भुट्टो साहब से या इमरान खान साहब से या जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल, वो किसी तकरीर में हैं और लोगों ने, उनके मुखालिफिन ने उनको क्यों नारेबाजी कर दी, कोई मैटर नहीं करेगा, इसकी कोई हैसियत नहीं है। सही है। क्योंकि उनकी जो सपोर्ट है वो है तो मौजूद ही रहेगी उसमें। तो अगर किसी जगह पे मैं एक बात कर रहा हूँ, अब नाम ले लीजिए, लेकिन वो सबके नाम ले लीजिए। फ़र्ज़ करें कि कहीं नवाज शरीफ साहब जाते हैं और वहाँ पे लोगों ने इमरान खान साहब के नारे लगा दिए, क्या होगा? वहाँ से चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन 10 जगह ऐसी भी होंगी जहाँ पे नवाज शरीफ साहब के नारे लगने की पूछा जा रहा होगा। ठीक है ना, वहाँ पे पूछो आपकी वाह वाह होगी। तो ऐसी भी 10 जगह वो ऐसी जगह चाहेंगे जहाँ पे उनकी वाह वाह हो रही, वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ पे उनके मुखालिफ हैं। सही है। अच्छा, कहीं पे इमरान खान साहब जाएँ, उनके मुखालिफ उनके नारे लगा दें, वहाँ पे खड़े होकर भाई तुम ये वो जो भी, और लेकिन वो अच्छी जगह चले जाएंगे जहाँ पे लोग उनके, तो ये तो शऊर नहीं है। सही। ये जो छोटी छोटी सी वीडियो बना देना कि जी देखा हमने भगा दिया इनको, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होना होता उससे कुछ नहीं होना। क्योंकि देखें, और हमारे यहाँ एक और सियासी शऊर ये भी नहीं है, ये भी सियासी शऊर का हिस्सा जो कि हमारे यहाँ नहीं है। वो ये कि जब हम अपने मुखालिफ को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, किसी को भी, कोई भी किसी को भी, तो हम ये भूल जाते हैं कि इसी मुल्क में जहाँ पे मैं रहता हूँ और जो मैं अपनी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, उसी मुल्क में दूसरे को, जिसको मैं बुरा भला कह रहा हूँ, उसके सपोर्ट करने वाले भी एग्जिस्ट करते हैं बिल्कुल। और उनका भी हक है कि वो उसको सपोर्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। ये है सियासी शऊर। सही। यहाँ पे मसला ये है कि अगर मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, इस फ़ोन को, और अगर आपने इस फ़ोन के अलावा किसी और फ़ोन का इस्तेमाल किया तो मैं कहूँगा कि तुम्हारा तो माशरे में रहने का हक ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये फ़ोन नहीं पसंद। सही है। तुम तो गद्दार हो, तुम पता नहीं क्या क्या हो, कुफर के फतवे लग जाएंगे। तुमने क्योंकि ये फ़ोन पसंद नहीं किया जो मुझे पसंद है और मेरे लीडर कहते हैं कि ये फ़ोन अच्छा है, तुमने किसी और फ़ोन को किया, तुम्हारा हक ही नहीं है सियासत में आने का। सही है। ये कौन सा सियासी शऊर है भाई? बिल्कुल सही। सियासी शऊर तो ये है कि देखो, जो तुम्हें फ़ोन पसंद है ना, वो तुम्हारा हक है पसंद करना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो फ़ोन मुनासिब नहीं है और मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि तुम ये फ़ोन पसंद करो, क्योंकि इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। सही। और मैं तुम्हें कन्विंस करूँगा कि तुम ये फ़ोन पसंद करो। ये है सियासी शऊर। सही।
हमारे यहाँ सियासी शऊर ये कब आया? ये वाला सियासी शऊर अगर आपको कोई नज़र आता तो मुझे दिखा यहाँ से तो दीजिएगा। शायद हम बहुत दूर हैं अभी भी। तो मुझे दिखा दीजिएगा जी, इसको मैं कहूँगा कि वो सियासी शऊर आया। जो आपने कहा ना सियासी शऊर आ गया, तो मुझे दिखा सर देना। तारीख का एक छोटा सा और मसला भी आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, मैं चाह रहा हूँ उस पर भी थोड़ी सी आप अगर 2-4 मिनट पे बात कर लें। बलूचिस्तान का जो इशू है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, उसको आप किस निगाह से देखते हैं? अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। बहुत एक वज़ीर आज़म साहब ने भी जो 2-3 दिन पहले तकरीर की है कि अगर किसी को गलत फहमी है कि मुल्क टूट जाएगा, वो अलग बात थे, हालात थे। क्या इस हद तक मामला चले गए कि लोग सेपरेशन की बातें कर रहे हैं, आज़ादी की बात कर रहे हैं? बलूचिस्तान का क्या होगा क्या सर, आपको क्या लगता है ये जो मसाइल है? देखिए, बलूचिस्तान का मसला जो है ये एक बहुत ही पेचीदा मसला है। ये तो आपने बिल्कुल आखिर में सवाल किया, इसके ऊपर तो फिलहाल थोड़ा बहुत जो भी तारीख तो अलग ही 2-3 घंटे की अलग ही बात हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ का पस मंज़र होता है ना। पस मंज़र को डिस्कस किए बगैर आप हालात पे तज्जिया नहीं कर सकते, या आप बात समझा भी नहीं सकते। मौजूदा फैक्ट्स के हिसाब से आप क्या लगता है? मौजूदा फैक्ट्स देखिए ना, मौजूदा फैक्ट्स भी किसी माजी की बुनियाद पे है ना। बिल्कुल। मौजूदा फौज ऐसा तो नहीं हुआ ना कि सब कुछ ठीक था, सुबह उठे सब खराब हो गया। तो इसका भी पूरा तारीखी तनाजुर है। जब तक उसको आप समझेंगे नहीं तो आप मौजूदा तज्जिया भी नहीं समझ पाएंगे कि तज्जिया किस बुनियाद पे हो रहा है। बस सादी सी बात ये है कि कहीं पे भी किसी भी किस्म की जो है रियासत को या माशरे को चलाने के लिए एक डायलॉग ज़रूरी है। बेशक। और वो डायलॉग जब तक मिसिंग रहेगा तो ये मामला जो हैं, और इसमें इसका फ़ायदा आप ये समझिए कि जो इंटरनल जो लोग पसंद नहीं करते किसी को भी, उसका वो भी फ़ायदा उठाते हैं। और डेफिनेटली एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स हैं वो भी उठा लेते हैं। आपके मुल्क में तसादुम देखना चाहते हैं, तसादुम बर्पा करना चाहते हैं, वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो आप ये मतलब इसकी सादी सी मिसाल में इस तरह से कहूँगा कि फिर वही बात, मैं किसी को नाम लिए बगैर ये दीजिएगा गिलास, मैं बताता हूँ आपको मिसाल देके। इस मोबाइल ने कहा आज कि मैं इस गिलास को कत्ल कर दूंगा, ठीक है ना। अब ये बात उसने पब्लिकली कह दी, ये बात तय हो गई कि ये मोबाइल इसको कत्ल करना चाहता है। ये पेन आया, ये कत्ल करके चला गया। सही है। लोग क्या कहेंगे किसने कत्ल किया है? मोबाइल ने किया है ना। सही। ये हो रहा है। तो हम ये बुनियाद क्यों दे रहे हैं किसी को? ये बुनियाद हम ही दे रहे हैं ना। सही है, बिल्कुल। ना ये मोबाइल ये इसको कत्ल का फतवा देता या इसको धमकी देता तो ये पेन फ़ायदा कैसे उठाता? सही। तो ये एक बुनियादी चीज़ है जो पूरे माशरे को समझने की ज़रूरत है। सही। कि हम बुनियाद क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं आपस की चपकलिश की। आपके कितने भाई हैं, बहन हैं? जी। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 4। और भाई कितने आप लोग? हम 4 भाई हैं, 1 बहन है। 4 भाई हैं। 4 भाई हैं, यकीनन घर में लड़ाई हुई होगी। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि ना बड़े होते हुए आप ना लड़े हों। जो भी कुछ आपने अपने भाई को घर में या कमरे में बुरा भला कहा, कभी आपने सड़क पे जाके कहा? सही नहीं कहेंगे। क्या आपने वो जो बुराइयां जो आप घर में गिनाते हैं अपने अम्मा अब्बा को कि मेरे भाई ने मेरे साथ ये किया और इसने यूं किया और उसने मुझे ये कर लिया, मेरा हक मार लिया, मेरा खाना खा गया, मेरी चॉकलेट नहीं दी, बचपन में ही झगड़े होते थे ना। यही या मेरी ईदी के पैसे मेरे कम है, इसके ज़्यादा हैं, इसके क्यों ज़्यादा हैं। तो वो क्या ये झगड़े आपने सड़क पे जाके किए हैं? नहीं करते। तो फिर मुल्क भी तो ऐसा ही है ना। सही। मुल्क भी तो घर है ना। इसके सारे जो इकाइयाँ हैं, सूबे हैं, ये भी तो भाई हैं ना। सही। तो इनकी लड़ाइयाँ क्यों सड़क पे जाके हम लड़ते हैं? और क्योंकि मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास। सही। जो कहते हैं ना रियासत माँ की तरह होगी, तो वो रियासत माँ की तरह होगी तो ये मसले घर के अंदर सुलझेंगे। सही। तो बस ये एक छोटा सा पैगाम है जो कि इसमें पाकिस्तान जो का सर, हाँ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब 2-4 जुमलों में क्या लगता है? मतलब हालात सही होंगे, संभलेंगे, मजीद खराबी की तरफ जाएंगे? देखिए, अब मायूस तो नहीं है आप पाकिस्तान से? तारीख जो हमें बताती है, तारीख फिर वो डेटा की बात करूँगा। अब ये डेटा जो है हर कोई नहीं देख सकता क्योंकि उसके लिए बहुत वक्त दरकार है कि दुनिया की तमाम माशरे, तमाम कौमें और तमाम मुल्क जो कि पाकिस्तान जैसे हालात से गुजरे, बल्कि इससे बदतर तरीन हालात से गुजरे, हाँ, वहाँ पे जहाँ पे जब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, हाँ, वहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं और हुई हैं दुनिया के अंदर। सही। जिससे वो कौमें खड़ी हो जाती हैं अपने पाँव पे। सही।
ये एक अजीब सा फिनोमेना है। अच्छा। और ये मैं तो आपको तारीख के हवाले से बता रहा रहे हूँ। हैं। ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा कि ये मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ फिर। फ्रांस की जब रेवोल्यूशन आई तो फ्रांस की सोसाइटी ज़बरदस्त किस्म की डिवाइडेड थी, टूटी हुई थी, कमज़ोर थी, बैंकरप्ट था। और उस सब चीज़ों के बावजूद रेवोल्यूशन के आने के बाद 12-13 साल के अंदर फ्रांस यूरोप का ताकतवर तरीन मुल्क बन गया, अमीर तरीन मुल्क बन गया। सही। मतलब 1789 में रेवोल्यूशन आ रही है तो बैंकरप्ट है। हाँ। और 1802 के अंदर जब नेपोलियन प्रिंस वो बन रहा है, एम्परर बन रहा है, तो वो पूरे यूरोप पे कब्जा कर लेता है ताकत के जोर पे। सही। 13-14 साल के अंदर वो मुल्क जो कि बैंकरप्ट था वो ये सब कुछ कर देता है। सही। और उसकी एक बड़ी पीछे एक तारीख है, वो मैं अभी नहीं जान, लेकिन मैं आपको सिर्फ रिजल्ट बता रहा हूँ। सही। तो ये जो आपने कहा ना क्या होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली होगा कुछ। और इंशाअल्लाह हमारी दुआ भी है और तवक्को भी है कि अच्छा ही होगा। सही। तो ये कहना कि जी ये चल के यूं नहीं, ऐसा नहीं। ये प्लस माइनस +2 + 2 4 का फार्मूला नहीं होता माशरों में और तारीख में। एक अचानक से कोई नई चीज़ हो जाती है जो कि आपको पता। मैंने तो एक एग्जाम्पल दी ना भाई, अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका की 13 रियासतें थी जिन्होंने कहा कि भाई अब हम इंग्लैंड को नहीं मानेंगे, इंग्लैंड की जबर हम पे बहुत हो गया। वो खड़े हुए, पिटे 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 बने, और आज अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। 13 रियासतें थी, इतनी सी आज 50 रियासतें हैं। सही। तो यू नेवर नो। सही। छोटी छोटी रियासतें बड़ी बड़ी रियासतों के सामने खड़ी हो गई, जीत गई। सही। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही वक्त लिया, कीमती वक्त लिया, और आपसे बहुत अच्छी चीज़ें जानने का, मुफीद मशवरे भी मिले हैं। हो सकता है कुछ जो तालिब इल्म हैं आपके यकीनन वो भी इससे कुछ इस्तेफ़ादा करें, और जो दीगर हमारे लोग परेशान हैं वो भी इस हवाले से, जो तारीख़ के हवाले से उनके पास कुछ अच्छी चीज़ें यकीनन आपके ज़रिए पहुँची होंगी। तो आपकी आमद का एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम।